You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. सुन पा रहे हैं सब लोग? मॉर्निंग सर। वो एक्चुअली नया मंथ स्टार्ट होता है तो वो पूरा क्लास शेड्यूल करना होता है और कल मेरे दिमाग से एकदम से रह गया। अभी अचानक से जो हम ऑनलाइन हुए तो देखे कि क्लास तो शेड्यूल नहीं है। आप लोग को तो क्लास ही नहीं दिख रहा होगा, है ना? ओके, वेंसडे का क्या है सीन? कोई क्लासेस शेड्यूल है आप लोग की वेंसडे को या टेस्ट दे पाओगे? सर शायद हमारी प्रैक्टिस एआईटीएस अभी अपकमिंग वेंसडे को है। थर्सडे या टाइमिंग्स हमको वेंसडे या थर्सडे? वेंसडे। एक्चुअली क्या ये वेंसडे को ही अब वो हाँ, मल्हार बोलो। ये सर वो वेंसडे को जो लीव, आपने हाँ। लीव भेजी है वो उसमें तो 28 लीव 20 में एक्चुअली जो से ऑनलाइन आप आके उसको ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें कुछ इश्यू है। अगर मान लो उसमें डाउनलोड ऑप्शन अभी नहीं आया तो मैं देखता हूँ उसको एक बार फिर से डाउनलोड ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ। उसमें एक एक्चुअली ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वो गलती से रह गया था, वो फिर दिमाग से मेरे निकल गया। अभी क्या होगा, वो सिंपली ओपन होगा और आप उसको जब भी सॉल्व करना होगा तो ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसा बात होगा। डाउनलोड करने वाला ऑप्शन अभी नहीं होगा। मैं देखता हूँ, उसको कर देता हूँ। मैं कल एक्चुअली आप लोग का पेपर हमने बनाया वर्क एनर्जी एंड पावर का, जिसमें कोलिजन नहीं होगा। ये जो कोलिजन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक एक्चुअली वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक नहीं है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टॉपिक है। बट जैसे हमने कहा था कि एनसीईआरटी में भी ये वर्क एनर्जी पावर में ही दिया हुआ है, तो इसलिए इसको अभी डिस्कस करना होता है। तो पेपर तो हमने बना दिया, बट वही है कि वेंसडे को मैं देख रहा हूँ सीनियर को भी, जैसे क्लास 12 वाले बच्चों को भी कुछ ना कुछ इंगेज किया जा रहा है और 11th वाले बच्चों का भी कुछ ना कुछ शेड्यूल हर बार लग जा रहा है। पिछली बार भी ऑफलाइन टेस्ट होने का बात था, बट वो नहीं हो पाया इसी अ, वजह से। और अभी फिर से वेंसडे को ही वो इंगेज कर रहे हैं। तो बाकी दिन में तो खैर क्लासेस होती हैं, और वेंसडे के दिन भी अगर इंगेजमेंट रहा तो सुबह में इधर आना फिर। और वो टेस्ट कब कराते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट जो एआईटीएस की आप प्रैक्टिस टेस्ट बोल रहे हो, वो कब कराते हैं वो?
सर पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, कभी कभी 4 से 7:20 का रहता है, कभी 10 से 1:20 का रहता है। ये मॉर्निंग वाला शिफ्ट रहेगा तो और ज्यादा, 4 से हो तब भी 2 बार आना जाना पड़ जाएगा बच्चों को, सुबह में भी आओ फिर इधर, फिर शाम को भी आओ उधर। अ, आप लोग का नेक्स्ट AITS का डेट कब है? 22 अक्टूबर। हम्म, अभी तो टू अर्ली है यार, अभी तो इस 5 तारीख को, अभी तो पूरा 22 तारीख में, और अभी तो काफी टाइम है, ये बहुत पहले ये लोग प्रैक्टिस AITS ले रहे हैं। थोड़ा डिले करके लेते, क्योंकि अगर इस वेंसडे को ले लिए ना तो अगले वेंसडे को तो फिर से लेंगे, और प्रैक्टिस AITS ही चलाएंगे अब वेंसडे को, और फिर इस तरह से एक एक दिन दो दो टेस्ट ऐसा पढ़ने लगेगा तो भी दिक्कत है। देखिए पेपर तो हमने बना दिया है, और अभी तक आप लोग का श्योर है या नहीं, क्योंकि मेरे को आज कल में अगर बताओगे तो फिर अकॉर्डिंगली वो क्लास, वो टेस्ट जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन, हम मतलब अगर ऑफलाइन नहीं शेड्यूल हो पाएगा तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर पर तो एक टेस्ट तो होना है, और अभी टॉपिक खत्म हुआ है तो अभी तो एक टेस्ट करेंगे ही। अगर ऑफलाइन दे पाओगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर ऑनलाइन करना होगा। शेड्यूल हो चुका है या फिर अभी शेड्यूल आना बाकी है? कब तक ये? सर अभी तक तो ट्यूसडे तक का ही शेड्यूल आया है। हम्म। वेंसडे का, वेंसडे से नहीं आया, वेंसडे वाला शेड्यूल कल आएगा, हाँ ट्यूसडे को। तो मेरे को एक बार प्रायर में बता दोगे तो बेटर होगा, क्योंकि मान लो पेपर ऊपर प्रिंट हो गया, सब कुछ रेडी कर लिया, और फिर अगर आप लोग दे ही नहीं पाओगे तो पूरा वेस्टेज है वो। और ये अभी मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब में ये प्रॉब्लम करेंगे। मैंने उनका शेड्यूल एक्चुअली प्रैक्टिस टेस्ट का क्लास 12 का बना था, उसमें मैंने देखा कि जैसे दो तरीके से बच्चों को एंगेज कर रहे हैं। एक जो अच्छे परफॉर्मर है उनके लिए अलग से एक टेस्ट या कुछ ऐसा बनाया है, फिर जो 500 के आसपास कर रहे हैं उनके लिए अलग एक शेड्यूल बनाया है, और सारा शेड्यूल वेंसडे को ही उन्होंने डाला है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वेंसडे ही उन्होंने पूरा पैक कर दिया है, और बाकी दिन में जो क्लासेस रेगुलर हैं वो तो चल ही रही हैं, कभी इधर कभी उधर, और बाकी दिन हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। वेंसडे के लिए ही हमारा थोड़ा पॉसिबिलिटी बन रहा था, तो उनकी क्लास, उनकी टेस्ट तो फिर हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, लेकिन हम सोच रहे थे कि कम से कम 11th वाली टेस्ट ऑफलाइन हो जाए। ऑफलाइन टेस्ट होता है तो क्या होता है, इसी बहाने सब लोग सामने से मिल जाते हैं, कोई डाउट, कोई इस तरह का बातचीत, पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन। अब मान लो उस दिन अगर इंस्टीट्यूट जाना हुआ तो फिर यहाँ पर बुला के, और उतना दिक्कत ही है वो। मेरे को आप लोग कंफर्म करो, फिर अकॉर्डिंगली मैं स्टेप लेता हूँ, और देखते हैं आगे। अगर इस तरह से वेंसडे इंगेज रहा तो टेस्ट फिर ऑनलाइन ही अपनी को लेनी पड़ेगी। कितने बच्चों ने सर कल अभी तक? इवनिंग तक बताया तो चलेगा ना, क्योंकि कल हाँ, क्लास इवनिंग तक रहेगी तो तभी पता चलेगा। बराबर है। देखो पेपर तो हम कल रात को ही बनाए हैं, मेरे को कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पेपर बनाने में ही। तो पेपर तो बन चुका है, पेपर तो हमने अपलोड भी कर दिया है कि अगर मान लो जैसे वो मल्हार ऑनलाइन ही रहता है तो हमने तो अपलोड भी कर दिया पेपर। बट वही है कि ये ऑफलाइन टेस्ट जो है ना वो ऑनलाइन होना सही नहीं है, कम से कम 14 दिन 15 दिन इसी बहाने मिलना होता है। और मेरे को ये बताओ, कितने बच्चों ने अभी तक जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं उनके, मतलब वो सारे टेस्ट अपियर हुए हैं जो लोग मतलब प्रॉपर तरीके से जिन्होंने दिया है, उन सारों के स्कोर अपडेट कर दिए हैं? क्योंकि उसका एक रिजल्ट एनालिसिस हमको बनाना है। लगभग जब से तुम लोग ज्वाइन किए हो तो टोटल ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट मिला के 6 या 7 टेस्ट हुए हैं, उसका नंबरिंग करके उसका अपडेट कर दो,
और उसमें नंबरिंग का एक इश्यू आएगा। मैं देखता हूँ वो सारे टेस्ट का डेट वाइज में नंबरिंग दे देता हूँ एक बार। कुछ टेस्ट ऑफलाइन है जिसके ऑलरेडी मेरे पास OMR का रिपोर्ट जो है वो है। ऑनलाइन वाले कुछ बच्चों ने अपडेट किया है, कुछ ने नहीं किया है, कुछ ने टाइम के बाद बहुत देर दिन के बाद किया है, और इस तरीके से वो नंबरिंग के कारण कुछ रिजल्ट उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टेस्ट का कौन सा है। तो मैं देखता हूँ अगर पहले से मान लो किया भी हुआ है तब भी एक बार मैं टेस्ट की नंबरिंग दे दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टेस्ट की नंबरिंग से समझ नहीं आ रहा कि किस टेस्ट का किस में जा रहा है स्कोर। वो एक साथ सारे बच्चों का डेटा आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो वो जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं सिर्फ उसके डेटा हमको चाहिए। एक बार मैं टेस्ट नंबरिंग सबके निकाल दूंगा जो जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक बार अगर है सारा रिजल्ट तो आप डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि रिजल्ट एनालिसिस बन जाएगी। और ये दुर्गा पूजा के आसपास में एक बार पेटीएम करने की भी सोच रहा था, उसमें ये सारा चीज हमको काम लगेगा। कुछ बच्चों ने अपडेट किए हैं बट वो क्या है, वो मिक्स हो गया है। नंबरिंग में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन का। वो नंबरिंग हमने टेस्ट के नंबर पर नहीं डाला था, तो किसी बच्चे ने उसको सेकंड मान लिया, तो उसी बच्चे ने किसी ने थर्ड मान लिया उसको, ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है। तो डेटा है बट वो रैंडम हो गया है। ये बातें हैं। मैं देखता हूँ आजकल में वो टेस्ट के नंबरिंग सारे बना के और ग्रुप में डालता हूँ। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि अगर आपने बिल्कुल वैसे ही डाला है FT में, सिर्फ या चैप्टर टेस्ट में आपको नंबर डालना था, फोर्थ फिफ्थ, या मैं देखता हूँ एक बार डेट का ऑप्शन दे देता हूँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। रिजल्ट एंट्री में डेट अगर सेलेक्ट करना हुआ तो ज़्यादा सबसे बेस्ट है। नंबरिंग में भी हो सकता है कुछ दिक्कत हो, क्योंकि टेस्ट जिस डेट को हुआ है उस डेट को ही अगर सेलेक्ट करके एंट्री करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो टेस्ट नंबर की जगह टेस्ट डेट डाल देता हूँ, और जिस जिस डेट में टेस्ट हुए हैं उस डेट का डेटा अब आ जाएगा, फेच हो जाएगा। चलिए, तो वो कर लेंगे हम लोग एक दो दिन में ताकि रिजल्ट प्रॉपर बने। कोलिजन, एनीवन, व्हाट इज कोलिजन? ये कोलिजन क्या है? व्हाट इज कोलिजन? बताइए। सब लोग ने तो पढ़ लिया है कोलिजन, फिर आप लोग के टर्म टेस्ट के भी रिजल्ट आए हैं ना? आकाश में लास्ट टर्म टेस्ट हुआ था वो कहाँ तक हुआ था? सिलेबस उसका कहाँ तक था टॉपिक में? सर एनएलएम और वर्क फॉर एनर्जी। वर्क फॉर एनर्जी। बताओ, वर्क फॉर एनर्जी का आप लोग टेस्ट दे चुके हो, वो रनिंग टॉपिक है। बताओ क्या है कोलिजन? व्हाट इज कोलिजन? कोई नहीं, हिंदी में कोलिजन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज कोलिजन इन हिंदी? इसके लिए हिंदी में क्या वर्ड है? सच में किसी को नहीं पता? ये तुम लोग आंसर नहीं कर रहे? सही में ये बड़ा आश्चर्य वाला बात है। कोलिजन तो मतलब एक सिंपल वर्ड है, इसमें इतना सोचने का क्या? हिंदी पढ़ते हो? टक्कर। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर।
और ये बहुत कॉमन फिनोमेना है डे टू डे लाइफ में। चलते फिरते हम लोग बहुत जगहों से हम लोग खुद टकराते हैं, बहुत सारी चीजों को टकराते देखते हैं। कोलिजन कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जो हम डेली बेसिस पर देख नहीं सकते। वी कैन इजिली ऑब्जर्व कोलिजन। तो कोलिजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एकदम रोड पर जो सीवियर एक्सीडेंट होते हैं उनको कोलिजन कहते हैं। कोलिजन मतलब चलते चलते, जैसे अगर हम चल रहे हैं, अचानक से कोई भीड़ वाले रास्ते से गुजरना है तो हम किसी एक दूसरे से टकराते हैं, शरीर से शरीर टकरा रहा है, हम इस तरह, ये भी कोलिजन ही है। कोलिजन इज नॉट लाइक एकदम से आगे आगे से ऐसे टकरा गए वैसे। हिंदी में उसको बोलते हैं टक्कर। फिजिक्स की भाषा में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज कोलिजन एग्जैक्टली? एनीवन? बहुत आश्चर्य वाली बात है, तुम लोग कुछ आंसर नहीं कर रहे। इट इज अ फिनोमेना ऑफ exchange of momentum between two bodies. एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, कोलिजन के लिए हमेशा दो बॉडीज तो जरूर इन्वॉल्व होंगी। एक बॉडी का अपने आप में कोलिजन नहीं होता। अब दो बॉडी रेस्ट में हो सकता है, दोनों मूविंग हो सकती हैं, रेस्ट में तो नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरा बॉडी भी रेस्ट में, कोलिजन हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कोलिजन में एट लीस्ट वन बॉडी शुड बी इन मोशन। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होता है तो अपने साथ मोमेंटम कैरी करता है। मोमेंटम क्या होता है? वी नो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग। न्यूटन सेकंड लॉ में भी इसके बारे में बात हुई है, और इसको हम लोग लिखते हैं mv। जब भी कोई बॉडी मूव करता है, चलता है, तो उसके साथ मोमेंटम कैरी होता है। और जब वो किसी बॉडी से टकराता है तो बेसिकली क्या करता है, वो अपना कुछ मोमेंटम उसको दे देता है। अगर दूसरा बॉडी भी मूव कर रहा है तो उसने भी कुछ, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, उसने कुछ मोमेंटम हमको दे दिया, हमने कुछ मोमेंटम उसको दे दिया। इस तरीके से मोमेंटम का एक्सचेंज होता है। और डे टू डे लाइफ में ये कोलिजन बहुत कॉमन फिनोमेना है। क्रिकेट मैच के अंदर क्या होता है? कोलिजन ही होता है। जब बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन उसको हिट करता है, तो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, तो बॉल और बैट के बीच में क्या हुआ? कोलिजन। कैरम खेलते हैं हम लोग, तो हमने स्ट्राइकर को क्या हिट किया? हिट किया। स्ट्राइकर हिट करने के बाद वो जाके किसी और कॉइन को हिट करता है, तो उनके बीच में क्या हुआ? कोलिजन। तो कोलिजन और डे टू डे लाइफ में, जैसे मान लो ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी कोलिजन ही है। तो कोलिजन एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। और इसमें होता क्या है, इससे मोमेंटम एक्सचेंज होता है। स्ट्राइकर को हमने कोई मोमेंटम देके भेजा, वो क्या करता है? अपना कुछ मोमेंटम उसको दे देता है, उसके कारण कॉइन मूव करने लगता है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्राइकर जिस स्पीड से पहले जा रहा था वैसे ही स्पीड से जाता रहता है। बहुत बार तो ऐसा होता है, कैरम में हम लोग स्ट्राइकर को हिट करते हैं और स्ट्राइकर जाके वहीं पर रुक जाता है, और जो छोटा वाला कॉइन है वो आगे बढ़ जाता है। ऐसा भी बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कॉइन किसी और डायरेक्शन में गया, स्ट्राइकर किसी और डायरेक्शन में गया। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कॉइन और स्ट्राइकर दोनों दोनों साथ साथ चले जाते हैं। सब लोग कैरम खेले हुए हो, कैरम इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कैरम में बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लो ये हमारा टॉप व्यू है कैरम का, ये सारे होल्स हैं,
और मान लो यहां पर एक कॉइन है और किसी ने उसको बिल्कुल यहां से, ये स्ट्राइकर एम करके, और तुम लोग वीडियो गेम में भी ये सब किए होगे, बस तो ये रियल में ही सारे बच्चों ने मैक्सिमम खेला होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल उसके पीछे स्ट्राइकर को और होल को एकदम एक लाइन में रखते हुए अपना स्ट्राइकर हिट करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि ये स्ट्राइकर इसको टकराएगा, ये आगे चला जाएगा और स्ट्राइकर यही रुक जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये और इसके साथ साथ दोनों ही होल में चले जाते हैं। ये एक कॉमन सी बात है। तो मतलब इसमें तो मूवमेंट आया ही, इसका खुद का मूवमेंट भी रहा, और ये गया और इसके साथ ये भी चला गया। कभी कभी कुछ बच्चे और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पीछे से नहीं, साइड से इसको हिट करने की कोशिश करते हैं। लाइक स्ट्राइकर को बिल्कुल यहाँ ऐसे रख देंगे और इसको ऐसे हिट करेंगे ताकि ये इधर जाए और स्ट्राइकर इधर चला जाए। तो इस तरीके से भी ये इधर किसी, ये कोई और डायरेक्शन में मूव करने लगा, ये कोई और डायरेक्शन में मूव करने लगा, ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो ये सारे कोलिजन्स के ही एग्जाम्पल है। ये मोमेंटम अपने पास लेके आया, हमने इसको मोमेंटम दिया, इसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया, कुछ मोमेंटम इसके पास रह गया। तो ये कैसे होता है, क्या होता है इसमें? दूसरा बात, ये जो कोलिजन्स होते हैं जनरली वो सीवियर होते हैं। लाइक ये तो खैर गेम की बात कर रहा हूँ, जितने भी रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं वो सीवियर होते हैं। क्यों सीवियर होते हैं? वाई दे आर सो, मतलब लिथल क्यों होते हैं? जब भी कोई हाईवे पर या इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें डैमेज जो होता है वो सीवियर क्यों होता है? कौन बताएगा? बताइए नुपुर। सर क्योंकि मास भी ज्यादा होता है गाड़ियों का और स्पीड भी ज्यादा होती है हाईवे पे। एंड क्योंकि ये बात तो ठीक है, ये बात भी मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक्सीडेंट का सीवियर होना एक और चीज पर डिपेंड करता है, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मल्हारा बताइए। सर जो चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत कम टाइम में होता है, तो इसलिए जो फोर्स है बहुत ज़्यादा लगता है। ये चीज जो है ना, वो चीज आप ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि हमारा जो एवरेज फोर्स, न्यूटन के सेकेंड लॉ से जब हम एवरेज फोर्स निकालते हैं तो ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एक चीज बस यहाँ पर फिर से, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मतलब ये नया बात हम नहीं सिखा रहे तुम लोग को। तो डेल्टा पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, सिंपल, डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब जितने भी कोलिजन्स होते हैं उसमें अगर डेल्टा टी बहुत ज्यादा हो गया, लाइक जैसे हम बॉल को कैच कर रहे हैं, कोलिजन का टाइम ऐसा नहीं है कि एकदम से झटके से ही सारे कोलिजन्स होते हैं। हमने बॉल को कैच किया, तो कैच करने के बाद उसको पीछे तक लेके आते हैं। बहुत सारे प्लेयर को, बहुत सारे फील्डर जो अच्छे फील्डर होते हैं, वो देखोगे कि बॉल को कैच करने के बाद वो कुछ देर तक हाथ को साथ लेके आते हैं, एकदम से झटके से हाथ को नहीं रोकते। उससे क्या होता है कि गेंद टकरा के निकलने का भी खतरा रहता है, कि मतलब हाथ से निकल जाएगी गेंद, और चोट भी लगने का ज्यादा रहता है। उसको कुछ देर तक साथ में लाते हुए ऐसे रोकते हैं। जब कोई भागती हुई गाड़ी से उतरना हो तो पहले हम लोग एकदम से, जैसे ट्रेन से उतरना हो वैसे, तो ये सब चीजें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। तो ट्रेन से उतरना हो तो बिल्कुल ऐसे हम पैर रख के नीचे उतरने की कोशिश करेंगे तो हम गिर जाएंगे। हम लोग को पहले कुछ देर तक ट्रेन के साथ दौड़ते रहना होता है, तब जाके ट्रेन को लीव करना होता है। वेंडर वगैरह को देखोगे, वो दौड़ते दौड़ते चढ़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उतरते हैं, बिल्कुल एकदम से उतर के खड़े नहीं रह सकते। तो एक तो है कि वो मूवमेंट में है, लेकिन ये जो मोमेंटम का चेंज है, ये अगर सडन हुआ, डेल्टा टी अगर जीरो हुआ, तो अपने आप वेरी लार्ज फोर्स डेवलप हो जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। पहले तो गाड़ियों की मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो मोमेंटम तो ऐसे ही ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो कोई टक्कर होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो एकदम से वेलोसिटी जीरो होती है, या फिर एकदम से कोई भी मोमेंटम का चेंज होता है।
और मोमेंटम का चेंज में अगर डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, सोचो ऊपर का टर्म 1000 2000 हो, लेकिन नीचे का टर्म अगर 1/10 1/15 ऐसा हो गया, तो ये इस टर्म को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए जो फोर्स होता है वो हमारा इम्पल्सिव होता है, इम्पल्सिव नेचर ऑफ फोर्स। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज फोर्स। कम्स इन पिक्चर। इस फोर्स को अगर हम चाहें तो एक एवरेज वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने न्यूटन्स लॉ में बताया था कि फोर्स जो है जितने भी टाइम के लिए हम बात करते हैं 1/10 सेकेंड्स 1/15 सेकेंड्स, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं लगता। ये नहीं बोल सकते कि 1/10 सेकेंड्स तक जब भी बॉडी कांटेक्ट में रहा उतने देर तक बॉडी ने कांटेक्ट फोर्स लगाया, मतलब कांस्टेंट फोर्स लगाया, नहीं, गलत है भाई। उस केस में फोर्स वेरिएबल होता है। इसलिए हम कभी भी फोर्स की बात नहीं कर पाएंगे ड्यूरिंग कोलिजन। हम फोर्स नहीं बात करते, हम क्या करते हैं, सीधे इंपल्स बात करते हैं, क्योंकि ये फोर्स जो है वो एक वेरिएबल फोर्स है। कभी कभी अगर एवरेज फोर्स निकालना हुआ तो ये फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन दिस फोर्स इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर इंटायर टाइम। वी टेक एन एवरेज टू जस्ट एस्टिमेट कि अच्छा इतना फोर्स लगा होगा, एक्चुअल फोर्स उससे भी ज्यादा होता है। मतलब इस डेल्टा टी के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, ये सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने किया है, इसलिए तुम लोग इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। अगर ये फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा होता है। ये हमारा डेल्टा टी है, ये हमारा मैक्सिमम फोर्स है जो उस कांटेक्ट के दौरान और उस कोलिजन के दौरान लग रहा है। और जब हम इस एरिया को निकालते हैं, ये जो एरिया है एफ डी टी इंटीग्रल, और इसको डेल्टा टी से जब डिवाइड करते हैं तो जो हमारा एवरेज फोर्स आता है वो कुछ ऐसा आता है। ये एफ एवरेज है। हम मान के चलते हैं कि इस डेल्टा टी टाइम के लिए अगर एक कांस्टेंट फोर्स लगा होता तो कितना होता, तो हम ये निकाल सकते हैं। बट ये जो एफ मैक्स है ये नहीं निकाल सकते, इसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि उस ड्यूरेशन के दौरान एवरेज फोर्स से कहीं ज्यादा फोर्स पिक्चर में आता है। हम एवरेज फोर्स भी कैलकुलेट करें तो ये बहुत ज्यादा होता है, और रियल तो पिक्चर और बड़ा है। इसलिए इंपल्सिव नेचर का फोर्स बोला जाता है उसको। और हम इस फोर्स को कैलकुलेट अगर करना हो तो ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे इंपल्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एफ इंटू डेल्टा टी। और इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रादर देन कि फोर्स लगा, एक्सेलरेशन हुआ, उससे हम बोलेंगे इंपल्स लगा और मोमेंटम का चेंज हुआ। अब इस बात को समझने के लिए एक दो एग्जांपल से मैं अपनी बातें स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो ये एक दीवार है और ये मार्बल इससे टकरा रहा है, ठीक है। ये इसका मास m है, इसकी स्पीड v है, और ये यहाँ पर ऐसा टकराया, टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी वही है v। अब ये क्या होगा, टकराएगा, कुछ देर तक ये दीवार के कांटेक्ट में रहेगा। 3 स्टेजेज होते हैं कोई भी कोलिजन को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, जैसे जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ये अगर इंजीनियरिंग लेवल पर इसकी बात की जाए तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार टॉपिक है। बट मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ एक फॉर्मूले हैं, कुछ एक केसेस हैं, अगर हम रटवा दें तो उससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत लो लेवल पर आता है इस टॉपिक से पर्टिकुलरली। लेकिन फर्स्ट डे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम थियोरेटिकल एस्पेक्ट से, चलो ठीक है न्यूमेरिकल वाला तुम लोग उतना ज्यादा डेप्थ नहीं करोगे, लेकिन थियोरेटिकल एस्पेक्ट से तुमको कम से कम वो क्लैरिटी होनी चाहिए जो जनरली इस टॉपिक की है। बाकी न्यूमेरिकल में हम उस डेप्थ पे नहीं जाएंगे जहां तक क्वेश्चन बनते हैं इंजीनियरिंग के। तो 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है बिफोर कोलिजन, ये होता है ड्यूरिंग कोलिजन,
और एक होता है आफ्टर कोलिजन। ये जो ड्यूरिंग कोलिजन वाला जो सिचुएशन है, यही सबसे छोटा होता है। जितने देर में चीजें बदलती हैं, ये सबसे छोटा केस होता है। ये बड़ा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली कोलिजन में ये सबसे छोटा सिचुएशन होता है। इस दौरान दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में होते हैं। जैसे हमने दीवार पर कोई मार्बल थ्रो किया, तो ये जब तक दीवार को टच नहीं कर रहा है तो ये बिफोर कोलिजन के सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दीवार को छोड़ के अलग हो गया तो ये आफ्टर कोलिजन वाले सिचुएशन में है। इसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो हो चुके होते हैं। बिफोर कोलिजन में कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है ऐसा। आफ्टर कोलिजन में जो चेंजेस होना था वो हो चुका। ड्यूरिंग कोलिजन में ही सारा गेम होता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम इसको जितना डेप्थ में जाके सोचेंगे उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको और अच्छे से सोचने का। खैर, तो पहले क्या होगा कि ये इसके कांटेक्ट में आएगा, और अगर ये न्यूटन लॉ के क्वेश्चन होते या न्यूटन लॉ की बात होती तो हम ये बोलते कि ये जो वॉल है, इस बॉडी पर एक नॉर्मल फोर्स रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि दो बॉडी जब कांटेक्ट में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल एक्सर्ट करते हैं। जरूरत पड़ी तो फ्रिक्शन भी दिखाना पड़ेगा, कांटेक्ट फोर्स। लेकिन यहाँ पर स्मूथ सरफेस से मान के चलते हैं, फ्रिक्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में और दीवार के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसको तुम नॉर्मल फोर्स बोल सकते हो। लेकिन ये नॉर्मल फोर्स की जगह हम लोग बोलेंगे नॉर्मल इंपल्स, जी। बॉल के ऊपर नॉर्मल इंपल्स लगा जे एन, और वॉल के ऊपर नॉर्मल इंपल्स लगा जे एन। दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट इंपल्स लगा, और इस इंपल्स ने क्या किया, क्योंकि वॉल में तो कोई चेंज होगा नहीं, इस इंपल्स ने क्या किया, इस मास को मोमेंटम ही चेंज कर दिया इसका। फॉर एग्जांपल आफ्टर कोलिजन, जैसे पहले को आप बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी है v, और कोलिजन के बाद भी हम मान लेते हैं कि ये सेम स्पीड से रिबाउंड किया, लेट्स अज्यूम दिस, सेम स्पीड से रिबाउंड किया। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हमसे पूछे डेल्टा p, तो पहले भी हमने इसको बताया है कि किसी एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लें और किसी एक डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव ले लें, तो हमारा जैसे इसमें फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी, और इनिशियल मोमेंटम प्लस एम वी। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही होता है डेल्टा पी का वैल्यू। तो फाइनल मोमेंटम चूंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है और बैकवर्ड डायरेक्शन में साइन नेगेटिव लिया है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात से बिल्कुल भी तुम लोग मतलब इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि मोमेंटम को हम लोग स्केलर की तरह कभी कभी ले लेते हैं, तो ही गलती की चांसेस है। और यहाँ पर चूंकि सारे मूवमेंट एक लाइन में भी हो रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस से काम चल जाएगा। इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन को हमने माइनस एम भी लिया है और फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम लोग ने प्लस एम भी लिया है। तो तुम देखोगे ये -2 MV आएगा, और यही हमारा इम्पल्स के बराबर होती है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ओनली सेज दिस। तो ये इम्पल्स जो है ना, ये हमारा -jn, क्योंकि ये भी पीछे वाले डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको -jn लिखेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वॉल ने बॉल के ऊपर कितना इम्पल्स लगाया, तो हम बोलेंगे 2 MV। बॉल ने दीवार के ऊपर कितना इम्पल्स लगाया, तो 2 MV। अगर तुम जेन को मतलब इम्पल्स को साइन नहीं भी देते हो, तो ये माइनस साइन अपने आप इस बात को बताएगा कि ये पीछे की तरफ लग रहा है। वॉल जो है उसके ऊपर इम्पल्स पीछे की तरफ लगाएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है उसी डायरेक्शन में इम्पल्स लगेगा एक तरीके से। और बॉल वॉल के ऊपर कैसा इम्पल्स लगेगा, जैसे बॉल नॉर्मल लगा रहा था उसी डायरेक्शन में इम्पल्स लगेगा। बट चूंकि वॉल है, इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये टर्म को कैलकुलेट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हेवनली ऑब्जेक्ट के साथ कोलिजन की बात हो रही है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर हमको इम्पल्स निकालने बोला जाए, तो हम इम्पल्स डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम से निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये वॉल वाला एग्जांपल ना देके मैं एक और दूसरा एग्जांपल देके बताऊं। जैसे मान लो ये एक सिचुएशन है, देखो ये एक वेरी कॉमन सिचुएशन है। एक बॉल इधर आ रहा है, एक बॉल इधर आ रहा है, दोनों आके टकराएंगे, और टकराने की वजह से मान लो ये दोनों यहाँ पर आके टकरा रहे हैं, ये दोनों टकरा रहे हैं। कुछ देर के लिए ये दोनों कांटेक्ट में होंगे, फिर ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो हुआ क्या
एग्जैक्टली क्या हुआ? तो एग्जैक्टली ये हुआ कि ये मान लो ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। यहाँ पर भी इसको 1 और 2 से डिनोट करेंगे। 1 ने 2 के ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया, जे। 2 ने 1 के ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया, जे। अब ये फोर्स नहीं है, अब ये इम्पल्स है। इसके कारण क्या हुआ कि अगर ये V1 से जा रहा था, सॉरी U1 से जा रहा था, सपोज इसकी वेलोसिटी थी U1 और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V1। सिमिलरली ये जा रहा था U2 और ये कोलिजन के बाद इसकी हो गई वेलोसिटी V2। तो 1 के ऊपर कितना इंपल्स लगा? तो बहुत सिंपल है इस बात को कैलकुलेट करना। J इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और साइन का केयर करना पड़ेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन की जब बात होगी तो कोई ना कोई एक को पॉजिटिव और किस दूसरे को नेगेटिव में नॉर्मल साइन कन्वेंशन लेके चल रहा हूं। इनिशियली 1 का जो मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम है वो नेगेटिव हो जाएगा, -mv1 और m1v1 ऐसे लिख लो, 1 का मास m1 माइनस इनिशियल मोमेंटम m1u1। सिमिलरली इस बॉडी के ऊपर अगर हम इम्पल्स निकालें तो इसके ऊपर इम्पल्स क्या होगा? इस पर भी इम्पल्स वही होगा, चेंज इन मोमेंटम। पहला मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम जो पॉजिटिव है, दैट इज m2v2। इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव है, माइनस करेंगे तो -m2u2। तो देखेंगे ये जो m2u2 प्लस m2v2, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? अगेन वही बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक के ऊपर जिधर लगेगा दूसरे के ऊपर मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही लगेगा, डायरेक्शन वाइज सपोर्ट लगेगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये सारा बात बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि हम लोग कोलिजन के टाइम पर फोर्स कितना लग रहा है, इससे ज्यादा हम इम्पल्स कितना लग रहा है इस पर बात करते हैं। वैसे आप लोग के क्वेश्चन इम्पल्स के नहीं पूछे जाते, कभी कभार पूछा जाएगा कि कितना इम्पल्स लगा, व्हाट इज द इम्पल्स एक्टिंग, कभी कभी क्वेश्चन है। लेकिन हमको समझने के लिए इम्पल्स का जो नोशन है वो यही से डेवलप होता है। बेसिकली जब भी कोई टक्कर होती है तो रादर देन सेइंग कि एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाया, हम बोल सकते हैं कि एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पर इम्पल्स लगाया। और उस इम्पल्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? चेंज इन मोमेंटम। वेरी सिंपल। अगर मान लो बोलेगा कि अच्छा कोलिजन का ड्यूरेशन इतना है तो फोर्स भी बता दीजिए, तब हम क्या करेंगे कि जो भी चेंज इन मोमेंटम है उसको डेल्टा टी से डिवाइड करके फोर्स निकाल देंगे। लेकिन अगर हमारा ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ तो हम इम्पल्स निकाल के खुश हैं। कोलिजन में मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एवरेज फोर्स, वी आर सिंपली गोइंग टू फाइंड आउट इम्पल्स, व्हाट इज द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन चेंज इन मोमेंटम। और उसका साइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सारी चीजें न्यूटन्स लॉज में हुई थी बट इतने डिटेल में नहीं हुई थी। अब तुम लोग को एक वेरी सिंपल फिनोमेना, अगर वेरी सिंपल डायग्राम से मैं तुम लोग को, और उसमें पूरा डिटेलिंग चाहिए मेरे को कि क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस। जितना ज्यादा डिटेलिंग मेरे को बताओगे कोलिजन, उतना ही ज्यादा अच्छे से तुमको समझ में आएगा। ये एक एग्जांपल अगर तुम लोग समझ लो तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया एग्जांपल कोलिजन का नहीं हो सकता। ये मान लो एक मास m1 ले लो, या फिर इसको m2 ले लो, चलो m2 ले लो, और ये मास ले लो m1। m1 स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, और m2 को तुमने कोई वेलोसिटी दे दी, लेट्स से इसको कुछ वेलोसिटी दे दी v0, लेट्स अज्यूम दिस। और ये पूरा का पूरा m1 स्प्रिंग के साथ रेस्ट में पड़ा हुआ है, m2 को हमने थ्रो कर दिया, और ये कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। तुम जितना डिटेल में बताओगे मेरे को उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा, रादर देन कि सर टकराएगा फिर वो आगे बढ़ जाएगा और ये इसमें कहानी खत्म हो गई। ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होगा इसके बाद, कौन कौन बताएगा। आराम से सोचो, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस गोइंग टू हैपन इन दिस डायग्राम विथ टाइम।
टाइम के साथ क्या होगा, क्योंकि अगर इस फिनोमेना को तुम समझ गए तो कोलिजन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कोलिजन के दौरान एग्जैक्टली क्या होता है, भले हमारे पास अल्ट्रा स्लो मोशन कैमरा ना हो तब भी हम, भले ही वो ड्यूरेशन 1/10 सेकेंड्स का हो, फिर भी हम इस एग्जाम्पल को वहां पर रिलेट करके कोलिजन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो सोच सकते हैं। चलो बताओ, इसमें हमको मैक्सिमम लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कोई रॉकेट साइंस हम नहीं पूछ रहे हैं। डिटेलिंग बहुत चाहिए, तुम डिटेल्स जितना ज्यादा बताओ, जैसे एक डिटेलिंग में बोल सकते हो कि सर M2 पहले स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा, बिल्कुल सही बात है, इतना डिटेलिंग चाहिए हमको कि सर पहले M2 स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा, फिर हम बोलेंगे उसके बाद, तो उसके बाद ये सर, उसके बाद ये सर, उसके बाद ये सर, स्टेप बाय स्टेप, तभी जाके ये पूरा फिनोमेना हमको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज तुम बोलोगे सर वो भी आगे जाने लगे, ये भी आगे जाने लगे, एकदम से क्लाइमेक्स खत्म करके सीधे कंक्लूजन पर हो जाओगे, तो बीच का जो पार्ट है, जो ड्यूरेशन इन बिटवीन कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नहीं समझ आएगा, फिर बिफोर और आफ्टर की बात आ जाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए मैं एक एक दो दो आंसर्स लेना शुरू करता हूं, और जिन लोगों को क्वेश्चन के दौरान समझ में आया कि हाँ उनके दिमाग में भी कुछ और बात आ रहा है, तो उसके दौरान भी आंसर कर सकते हैं, उसमें हैंड रेस का बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। चलो मल्हार, पहले आप बताओ क्या होगा। सर M2 पहले स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा। बराबर स्प्रिंग पे पहले कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो M2 एक फोर्स लगाएगा स्प्रिंग पे। बराबर इसके इसके लिए स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन होगा। बराबर कंप्रेशन होगा इसलिए स्प्रिंग M2 पे अपोजिट डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। बराबर। इसके लिए एक रिटार्डेशन आएगा और जो V0 है उसकी वैल्यू कम होते जाएंगी। एक मिनट, M1 पर भी कमेंट करो, ये सारी हाँ बातें वो बिल्कुल सही हो रही है। सर फिर V0 कम होगा, पर उसी टाइम पे जो स्प्रिंग है तो कंप्रेशन की वजह से M1 पे भी एक फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा। ओके, तो मतलब M1 भी थोड़ी थोड़ी देर में एक्सेलरेट करेगा, थोड़ी थोड़ी देर में एक्सेलरेट करेगा, थोड़ा गलत वर्ड हो रहा है। मतलब अब आगे, एक्सेलरेट करेगा वो। हाँ ठीक है, और फिर मतलब मतलब पूरे ड्यूरेशन में जो V0 है वो कम होते जाएगा और जो M1 की वेलोसिटी है वो बढ़ते जाएंगी। बहुत अच्छा, अभी तक बहुत अच्छा तुम कैरी किए हो। इसके बाद मैं आध्या को दूंगा, आध्या ट्राई करो इसके बाद की बात। उस बच्चे ने, मल्हार ने कहा है कि M2 स्प्रिंग के कांटेक्ट में आया, स्प्रिंग चूंकि उसकी वेलोसिटी है तो कांटेक्ट में आकर तो रुकेगा नहीं, स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस करना शुरू करेगा तो स्प्रिंग जो पहले कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, फोर्स लगाना शुरू करेगा। कंप्रेस्ड स्टेट में स्प्रिंग कैसा फोर्स लगाता है, मैंने ये डायग्राम दिखा दिया है। तो इस M1 के ऊपर ये फोर्स आगे की तरफ और M2 के ऊपर ये फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। नाउ दिस व्हाट दिस फोर्स विल गोइंग टू डू, इतना सारा बात हो चुका है, मैं उसको बस कंक्लूड कर रहा हूं ताकि बाकी बच्चे भी थोड़ा सोच सकें कि हाँ क्या बोलना है। बाकी बच्चों को मेरे को लग रहा था उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। तो Fs क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो M1 है जो कि पहले रेस्ट में था, अब उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है बोल के इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। नाउ इसके बाद की बात तुम कंटिन्यू करो। सर जैसे जैसे M2 का वेलोसिटी फिर कम होगा रिटार्डेशन की वजह से, तो स्प्रिंग के जीरो। बारे में बोलो पहले। स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ, अब ये क्या हाँ सर कंप्रेशन वही बोल रही हूँ। घट रहा है? हाँ सर बोल रही हूँ, जब M2 की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब जो स्प्रिंग रहेगा वो सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड स्टेट पे रहेगा। गलत स्टेटमेंट है, इसको फिर से अभी और इसके पीछे जाने का बात है, ये स्टेटमेंट गलत कर दिए तुम। हाँ श्रावणी, आप ट्राई करो, सोचोगे तो बड़ा शानदार आंसर है, इससे बढ़िया फिनोमेना तुमको मिलेगा नहीं, जितना बढ़िया हमने तुमको सिचुएशन दिया एनालाइज करने के लिए। बहुत ही शानदार फिनोमेना है, और इसके क्वेश्चंस अभी आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे आने वाले हैं, टू ब्लॉक एक स्प्रिंग। हाँ श्रावणी, आप ट्राई करो। स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आया है थोड़ा सा, और वो इस तरीके से फोर्स लगा रहा है। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन फर्दर? सर M2 धीरे धीरे डी एक्सेलरेट करेगा और बराबर। उसके
उसकी वजह से जो स्प्रिंग पे कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से M1 एक्सेलरेट करेगा। तो जब M1 एक्सेलरेट करेगा, कंप्रेशन स्प्रिंग का विथ टाइम घट रहा है या बढ़ रहा है, मेरे को ये क्लियर करो। सर विद टाइम बढ़ रहा है। ओके, स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ रहा है, ध्यान से सुनते रहना सब लोग। ये स्टोरी को मिस करोगे तो बाद में फिर कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। ये सारे कन्वर्सेशन में ही कोलिजन का पूरा पूरा बात बैठ छुपा हुआ है। स्प्रिंग में कंप्रेशन अभी हो रहा है, फाइन। कब सर तक होएगा ये, कब तक होएगा ये जो कंप्रेशन है ये बढ़ रहा है, आपने बताया, ये कब तक बढ़ता जाएगा? सर जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। एग्जैक्टली। आधे आपका स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ था अब आपको समझ में आना चाहिए। वो क्या हाँ रहा सर, है, वो बोलना चाहिए था मुझे कि दोनों की वेलोसिटी जब सेम हो जाएगी तब। ये बात। M2 क्या कर रहा है, M2 के पास एक वेलोसिटी है। बाकी तुम लोग ने बहुत अच्छा आंसर किया इसमें, नो डाउट। बहुत सारे बच्चे तो इतना भी नहीं सोच पाते, वो सीधे सीधे बोलते थे कि M1 चलने लगेगा M2 रुक जाएगा। हमने एक से एक नॉनसेंस आंसर सुने हैं, तो तुम लोग ने इतना कैरी किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये V0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, स्प्रिंग को जैसे ही टच करेगा स्प्रिंग में कंप्रेशन आना शुरू होगा, तो स्प्रिंग इस तरीके से फोर्स लगाना शुरू करेगा, M1 एक्सेलरेट होगा और M2 डी एक्सेलरेट होगा। बट डी एक्सेलरेशन डजंट मीन कि ये जो वेलोसिटी है वो तुरंत जीरो हो जाएगी। ये स्टार्ट हुआ डी एक्सेलरेट होना, और एक्सेलरेशन भी बहुत कम है, स्प्रिंग में भी कंप्रेशन ज्यादा हुआ नहीं है, और ये एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि इसको वेलोसिटी मिल गई तुरंत इतना ज्यादा कि V0 के बराबर हो गया। अभी भी M1 को जो भी एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी मिली है, लेट्स से दैट V1 इज वेरी वेरी लेस देन दिस V0। तो ये कम हो रहा है, जैसे V0 का वैल्यू मान ले 10, और ये M2 का जो वेलोसिटी है, लेट्स से उसको मैं कुछ देर के लिए V0 का वैल्यू 10 मान लूं, तो इनिशियली ये 10 है, और M1 की वेलोसिटी जिसको मैं V1 मान रहा हूं वो 0 है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, 10 से वैल्यू घट रहा है और 0 से वैल्यू बढ़ रहा है। तो 10 से ये घटते 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 एक ऐसे वैल्यू पर आ सकता है, मैं जस्ट एक तुमको एनालॉजी बता रहा हूं, और ये 0 से बढ़ते बढ़ते एक ऐसे सिचुएशन पर आ सकता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक M1 और M2 के बीच का फासला कम होगा। M1 जितना तेजी से जा रहा है M2 से ज्यादा तेजी से जा रहा है, तो फासला कम होगा। फासला जब कम होगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ता जाएगा। जब दोनों की वेलोसिटी मैक्स बराबर होगी, कितनी होगी वो अभी बाद में देखेंगे। हमने सिर्फ बराबर आधा आधा इसलिए नहीं कि आधा आधा हो गया, आधा आधा नहीं होता हर बार। M1 M2 अगर अलग अलग होंगे तो ये 4 4 भी हो सकता है, ये 3 3 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक 10 का आधा सबने कर दिया, वो एक जस्ट बताने का तरीका है। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। वेलोसिटी सेम बोल रहे हैं, स्पीड नहीं, वेलोसिटी सेम हो जाएगी। वो सिचुएशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन। तो यहां पर एक स्टेटमेंट भी हम बना ही देते हैं, इसको फिर बाद में कंक्लूड कर देंगे। नोट, एट मैक्सिमम कंप्रेशन स्लैश एक्सपेंशन। अभी कंप्रेशन दिख रहा है, क्योंकि इस डायग्राम में सिर्फ कंप्रेशन हमें को अभी दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी डायग्राम बनाया जा सकता है जहां पर कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन दिखे। खैर, एट मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सपेंशन वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स मस्ट बी सेम। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अभी समझ में अगर पूरी तरह से नहीं भी आए तो तुम इसको रट्टा मार के बैठ जाना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। नाउ, क्या अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ चुका है या नहीं आया है? ये जो सिचुएशन हमने बताया कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, M1 की बढ़ते बढ़ते और M2 की घटते घटते एक ऐसा सिचुएशन आया जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द स्प्रिंग इज स्टिल इन कंप्रेस्ड स्टेट और नॉट। वो अपने नेचुरल लेंथ में आ गया या अभी भी वो कंप्रेस्ड स्टेट में है, क्या है अभी?
बताइए श्रावणी, अनुपुर आप ट्राई करो। सर वो अभी भी कॉम्प्रेस स्टेट में ही रहेगा। देन फिर क्या होगा? सर फिर M1 आगे एक्सेलरेट होके थोड़ा आगे जाएगा और M2 डीएक्सेलरेट होके पीछे जाएगा और फिर उनकी लेंथ सेम हो जाएगी, फिर पहले जैसी लेंथ सेम हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ओके, और फिर क्या होगा? सर फिर दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे, दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। M1 की वेलोसिटी क्यों 0 होगी, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो तो। M1 का वेलोसिटी कम कब हुआ? M2 का कम हो रहा है, मेरे को ये बात समझ में आ रहा है, लेकिन M1 का 0 कैसे होगा ये नहीं समझ आ रहा है। सर जब स्प्रिंग पूरा अपने नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगा उसके बाद। हाँ, M1 की वेलोसिटी कम किसने की? गलत स्टेटमेंट बोल रहे हो। आध्या और कोई बच्चा हैंड रेज नहीं कर रहा? तुम लोग इस डायग्राम में इतने सारे बात होने के बाद भी तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। हाँ चलो मल्हार, आप बताओ, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन और दोनों की वेलोसिटी जब सेम है, और हमने लिख भी दिया है कि जब when the velocity is same they will be at a maximum compression or expansion, what will happen after that? उसके बाद क्या होगा? सर जब उनकी वेलोसिटी सेम होंगी तो उसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो मतलब एक फोर्स अभी भी M1 पे लग रहा है, तो बराबर। मतलब M1 अभी भी एक्सेलरेट करेंगे और उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, M2 पर? और M2 पे अभी जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी, मतलब सेम होंगी, ओके। और फिर उसके बाद M1 ज्यादा आगे जाएगा, मतलब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी M2 से ज्यादा होंगी, तो वो फॉरवर्ड मूव करेगा। व्हाट तो अबाउट द उसकी वजह कंप्रेशन? व्हाट अबाउट द कंप्रेशन? अभी वो एक्सपांशन होगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है, अब M1 सामने मूव करेगा, इसलिए अब ओके, स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। गलत। यहाँ पर फिर से गलत हो रहा है। देखो तुम लोग सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, इतना पॉजिटिव आंसर हमको कभी नहीं मिला, लेकिन कहीं कहीं जाके स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, और यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है इस क्वेश्चन को समझने में। जब स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पर था तब दोनों की वेलोसिटी सेम थी। वेट, अब भी स्प्रिंग में कंप्रेशन है और अब भी स्प्रिंग उसी तरीके से फोर्स लगाएगा जैसे लगा रहा है, डायग्राम तुम्हारे सामने हमने ड्रॉ करके दिया हुआ है। अभी भी वो M1 को आगे की तरफ ढकेल रहा है और M2 को पीछे की तरफ ढकेल रहा है। ये एक इंस्टेंट है, कहानी भी खत्म नहीं हुई है। नाउ M1 is keep on accelerating because of this spring force and M2 is keep on deaccelerating because of this spring force. अब होगा क्या कि अब 10 से जो घट के ये 5 हुआ था ये और घटेगा, और ये 0 से जो बढ़ के 5 हुआ था ये और बढ़ेगा। ये यहां पर कहानी खत्म नहीं हो रही है अभी। ये एक इंस्टेंस है जहां पर स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी थी, बट स्टिल इन compressed स्टेट। स्प्रिंग इज स्टिल इन compressed स्टेट, तो उसने फोर्स लगाना बंद नहीं किया है। M1 को वो आगे की तरफ ही ढकेल रहा है और M2 को पीछे की तरफ जैसे पहले रिटार्ड कर रहा था वो कर ही रहा है, इसलिए M2 की वेलोसिटी और कम होगी, M1 की वेलोसिटी और बढ़ेगी। अब क्या होगा कि अब तुम देखो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कि आगे वाले बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होने लगी, पीछे वाले बॉडी की वेलोसिटी कम होने लगी, तो अब इनके बीच में गैप बढ़ने लगेगा। दैट मीन्स स्प्रिंग जो कॉम्प्रेस्ड स्टेट में है अब वो वापस अपने नेचुरल लेंथ पर आना शुरू करेगा। अभी एक्सपेंशन की बात तो है ही नहीं, अभी जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन कम होगा, लेकिन कंप्रेशन कम होने के दौरान भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जब तक स्प्रिंग में कंप्रेशन है इसी तरीके से फोर्स लगता रहेगा, मतलब M1 आगे एक्सेलरेट होता रहेगा, M2 डीएक्सेलरेट होता रहेगा, लेकिन स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो कम होता 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 एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब वो अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा। तब तक उसने M1 को एक्सेलरेट ही किया है, M1 ने कभी डीएक्सेलरेट नहीं हुआ है पूरे मोशन के दौरान, और M2 पूरे मोशन के दौरान डीएक्सेलरेट हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है या तो M2 रेस्ट में हो जाए, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। V2 बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाए, ये भी हो सकता है, और V2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में रह जाए, ये भी हो सकता है। ये V2 पर
कोई कंडीशन ऐसा सच नहीं है कि ये नहीं हो सकता ऐसा, ये तीनों सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन M1 रेस्ट में आ जाएगा, ये रॉन्ग है। M1 will keep on moving in forward direction and with a larger velocity than this V1 that we have discussed when the velocity of the two blocks is going to be the same. उससे ज्यादा ही वेलोसिटी से M1 आगे निकल जाएगा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगा और ये या तो रुक जाएगा या पीछे चला जाएगा या आगे ही चलता चला जाएगा, लेकिन अब स्प्रिंग से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगेंगी और ये सेपरेट हो जाएंगे। ये है पूरा इस मोशन का बात, इस पूरे फिनोमेना का सार। तो मैं फिर से एक बार इसको कंक्लूड कर दूं, क्योंकि इसको लिखना अगर चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, लेकिन मैं इतना पूरा डिटेल लिखूंगा बहुत लंबा चला जाएगा। मैं फिर से स्टार्टिंग से कंक्लूड कर रहा हूं। M2 स्प्रिंग के कांटेक्ट में आया, M1 चूंकि रेस्ट में था तो इनके बीच का सेपरेशन कम होने लगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन आया, स्प्रिंग में कंप्रेशन आने के कारण M2 की वेलोसिटी घटने लगी, M1 की वेलोसिटी बढ़ने लगी, बट स्टिल M1 की वेलोसिटी 0 से बढ़ रही है और M2 की वेलोसिटी किसी वैल्यू से कम हो रही है, तो अभी भी कंप्रेशन बढ़ता ही रहेगा। the compression in the spring will keep on increasing, and this compression will cause acceleration in M1 and retardation in M2, and a situation will come when the velocity of both the blocks is going to be the same, and that instant is known as maximum compression or expansion instance. हमको बहुत बार मैक्सिमम कंप्रेशन या मिनिमम कंप्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम एक्सपेंशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है। After that, the velocity of the two blocks is going to be the same. After that, the compression in the spring will keep on applying force on M1 in the same direction and M2 again in the same direction, and the velocities of two blocks is further going to change in the same fashion. Like velocity of M1 is keep on increasing, velocity of M2 is keep on decreasing, and now the separation between two blocks will keep on increasing because M1 is moving with greater velocity and M2 is moving with lesser velocity. So the spring is slowly come back to its original length, not expansion. इसमें एक्सपैंड नहीं हो पाएगा स्प्रिंग कभी भी, क्योंकि जब एक्सपेंशन का बात होगा ना तो M2 को अटैच होना चाहिए था उससे। M2 जब पीछे जाएगा, स्प्रिंग उसके साथ अटैच होता तो एक्सपेंशन की बात होती। इस सिचुएशन में स्प्रिंग कभी एक्सपैंड नहीं होगा। देन स्प्रिंग विल कम टू इट्स नेचुरल लेंथ एंड M2 will lose contact with the spring. M1 is going to move with some other a different velocity, M2 is going to move with some different velocity. Definitely the velocity of M1 will be in forward direction and it will be greater than the velocity of M2, and M2 has velocity either maybe 0 or positive or negative, that depends on the masses and situation. masses पर ही बेसिकली डिपेंड करता है। ये पूरा बात इस पूरे मोशन का है और कायदे से देखा जाए तो यही है कोलिजन। ये जो पूरा फेनोमेना हुआ है ना, ये कोलिजन है। M2 के पास मोमेंटम था, इसने M1 के साथ कोलिजन किया। ये जितने देर ये स्प्रिंग में कांटेक्ट में आया, ये कोलिजन का टाइम है। बस स्प्रिंग डालने से क्या हुआ, वो चीज हमको दिखने लगी। हम सीधे इसको स्प्रिंग को हटा देते और सीधे M2 को M1 से टकरा देते, तो जो हो रहा है स्प्रिंग डालने से जो हो रहा है ये एग्जैक्टली सेम है। बस स्प्रिंग डालने से हमको दिख रहा है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, और अगर स्प्रिंग नहीं डालें तो तुमको लगेगा कि सीधे टकरा के वापस आ गया। ऐसा नहीं, हर बॉडी के अंदर ही स्प्रिंग होता है। हम लोग प्रॉपर्टी जब सॉलिड जब पढ़ेंगे तो ये बात को और अच्छे से समझेंगे कि बॉडी अपने आप में एक स्प्रिंग ब्लॉक होता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। M2 का मोमेंटम कम होता है, उसमें कंप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। अगर IPL वगैरह का मैच होता है और अगर तुम देखोगे जैसे दो बॉल टकरा रहे हैं या एक बॉल और एक बैट टकरा रहे हैं, तो जब टकरा रहे होते हैं उससे बॉल थोड़ा लंबा हो जाता है, बैट के अंदर थोड़ा पिट बन जाते हैं। अगर बहुत अल्ट्रा स्लो कैमरे से दिखाया जाएगा तब की बात है ये। फिर बॉल अपना शेप वापस लेता है और वापस आ जाता है। सिमिलरली बैट अपना शेप वापस लेता है और ये हट जाता है। तो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन हुआ, वो ये बॉल के शेप चेंज से इसको रिलेट कर सकते हैं। जब ये कांटेक्ट में आए तो बॉल थोड़ा लंबा हो गया, शेप चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन।
दोनों बॉडीज में डिफॉर्मेशन हुआ, यानी स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वापस से रिफॉर्मेशन, बॉल फिर से अपना शेप ले लिया, रिफॉर्मेशन, बॉल वापस अपना शेप ले लिया, बैट ने वापस अपना शेप ले लिया और दोनों अलग अलग हो गए, दोनों M2 M1 अलग अलग हो गए। तो ये चीज यहां पर बहुत फास्ट होती है। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग लगा के उसी चीज को थोड़ा स्लो कर दिया ताकि तुमको एग्जैक्टली समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। अब बहुत बार ऐसा होगा कि ये जो स्प्रिंग है ये पूरा एक्सपैंड नहीं होगा। रियल लाइफ में क्या होता है कि बॉल बैट के अंदर जो पिट्स बनते हैं वो परमानेंट रह जाते हैं। बहुत सारे बैट्समैन के बैट को तुम ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर छोटे छोटे पिट्स होते हैं, गड्ढे बने होते हैं। मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ था, वापस एक्सपैंड नहीं हो पाया। जैसे गुथा हुआ आटा का एग्जांपल लो, एक बॉल को दीवार पर फेंको तो बॉल क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। तुम देखो कि बॉल में कोई शेप भी चेंज नहीं हो रहा है। वो चूंकि हम देख नहीं पाएंगे उतना छोटे से समय के लिए, कम कैमरा से दिखाया जाए तो थोड़ा बहुत दिख भी जाए, लेकिन ऐसे तो सामने से तो दिखेगा ही नहीं कि बॉल का शेप चेंज हो रहा है, कांटेक्ट में जितने देर था उतने देर। लेकिन गुथा हुआ आटा के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या क्ले, जो क्ले बच्चे जिसे खेलते हैं। तुम ऐसे क्ले उठाओ या गुथा हुआ आटा उठाओ और दीवार पर मार दो, तुमको क्या लगता है वो टकरा के वापस क्यों नहीं आ रहा? वाई दैट इज नॉट कमिंग बैक? अच्छा, सबसे पहले वो आएगा क्या, टकरा के, टकराने के बाद वो क्या वापस आएगा? अरे राम, अगर क्ले को या कोई गीला आटा है उसको अगर तुम दीवार पर मारते हो तो वो दीवार पर टकराने के बाद क्या वापस आएगा जैसे बॉल आता है? नो सर। क्यों नहीं आएगा? सर वो बॉडी डिफॉर्म हो गई है तो वो अपने वापस से स्टेट पे नहीं आएगी। नहीं, डिफॉर्म तो बॉल भी हुआ था। अब बताइए। सर वापस अपने स्टेट पे नहीं आएगी वो डिफॉर्म होने के बाद। रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, हाँ स्प्रिंग भाई। कॉम्प्रेस हुआ, लेकिन वापस में उसमें रीगेन करने की जो टेंडेंसी थी, वापस से अपना शेप रीगेन करने का टेंडेंसी था, वो नहीं हुआ, बोल के रिफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो एक कोलिजन में डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन दोनों होता है। कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिसमें डिफॉर्मेशन के बाद रिफॉर्मेशन पूरी तरीके से हो जाता है, स्प्रिंग पूरी तरह से अपने नेचुरल लेंथ पर आ गया। इस तरह की बॉडीज, इस तरह का जो कोलिजन होता है जिसमें जितना डिफॉर्मेशन हुआ था पूरा का पूरा रिफॉर्मेशन हो गया, कहीं कोई चेंज नहीं, कहीं कोई पिट नहीं, इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन कुछ कोलिजन ऐसे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया गुथा हुआ आटा। अब ठीक है, एकदम वो वैसा बॉडी का बात हम लोग नहीं सोचेंगे, लेकिन उसमें सोचो क्या होता है, टकराने के बाद वो बिल्कुल चिपका ही रह जाता है। इसका मतलब स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ और इसके बाद टेंडेंसी खत्म हो गई इसको एक्सपैंड होने की, उसी के साथ चिपक के रह गया वो, वहां पर एनर्जी का लॉस है। जहां पर डिफॉर्मेशन पूरी पूरी तरह से नहीं हुआ, हुआ ही नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि स्प्रिंग वापस से अपने नेचुरल लेंथ पर आते आते थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड स्टेट में ही रह गया। अब ये स्प्रिंग के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्प्रिंग तो लगेगा कि नहीं सकते, स्प्रिंग क्यों नहीं आएगा, वो तो फोर्स लगाएगा। लेकिन बॉडीज के बारे में हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, वो परमानेंट रह गया, तो वो पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आया, तो कुछ एनर्जी का लॉस यहाँ होता है। लेकिन अगर पूरी तरह से अपना शेप रिगेन कर लिया, जैसे कोई हार्ड स्टील बॉल है या हार्ड प्लास्टिक बॉल है और उसको टकराया हमने, तो वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो पूरा पूरा शेप, उसमें चेंज नहीं आता, उसने पूरा शेप रिगेन कर लिया, रिफॉर्मेशन पूरा हुआ, डिफॉर्मेशन के बाद रिफॉर्मेशन पूरा हो गया, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जितना पहले एनर्जी था उतना ही बाद में। और एक बात याद रखना कि ये जो M2 इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में आया तब से लेके, कांटेक्ट जब तक लूज नहीं किया तब तक का जो सिचुएशन है वो ड्यूरिंग कोलिजन की बात थी। जब तक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर नहीं आया तब तक वो जो सिचुएशन था, जो हमने पूरे अच्छे से देर तक एक्सप्लेन किया, वो ड्यूरिंग कोलिजन का बात था। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मतलब v0 से जा रहा है, आफ्टर मतलब m1 की एक वेलोसिटी हो गई, m2 की एक वेलोसिटी हो गई, और ड्यूरिंग मतलब उनकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है। तो
ड्यूरिंग कोलिजन चांसेस होते हैं एनर्जी लॉस होने के, क्योंकि कुछ एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होती है। अब ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक्स है। जो भी हमने M2 को काइनेटिक एनर्जी दी थी उसी का कुछ पोर्शन स्प्रिंग में आ रहा है। दोनों की वेलोसिटीज, जैसे M2 की वेलोसिटी कम हुई तो इसकी एनर्जी कहाँ जा रही है? इसकी एनर्जी जा रही है स्प्रिंग में। स्प्रिंग को कुछ एनर्जी मिल रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ½ और कुछ काइनेटिक एनर्जी अगले बॉडी को ट्रांसफर हो रही है, उसको एक मोमेंटम मिल रहा है M1 को। लेकिन अगर हम इंटायर एनर्जी कैलकुलेट करें स्प्रिंग में, M1 और M2 में, तो अगर कोई साउंड वगैरह का लॉस इग्नोर कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी भी सेम है। लेकिन हम स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है उसको कोलिजन की एनर्जी काउंट नहीं करते। मतलब एक तरीके से वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और कोलिजन में हम काइनेटिक एनर्जी को ही काउंट करते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन, जब वो कोलिजन हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। वो लॉस कहाँ हुआ? स्प्रिंग में। अब ये जो लॉस है ये वापस से रिवाइव हो सकता है, वापस से ये रीस्टोर हो सकता है। कैसे? स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाए, जैसे आया उसने सारी एनर्जी अपनी वापस से दे दी, M1 M2 को वापस रिटर्न कर दी। लेकिन अगर ऐसा भी सिचुएशन होगा जिसमें ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पर नहीं है, तब क्या होगा? इसने कुछ एनर्जी खा गया, कुछ एनर्जी का लॉस कर दिया। मतलब M1 और M2 की जो फाइनली काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, और M2 की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, ये दोनों में चेंज होगा। बाद की एनर्जी कम होगी, पहले की एनर्जी ज्यादा थी। तो इस तरीके से हम लोग कोलिजन को अलग अलग बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें है इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, बहुत सारे इसमें डिफरेंशिएशन है। तो मैं पहले कोलिजन क्या है, इंपल्सिव फोर्स क्या है, जो बेसिक आइडिया कोलिजन का है वो क्या होता है, वो हमने आपको बता दिया। अब कुछ डेफिनेशंस तो आपको पता होंगे जो अपने कोलिजन पढ़ा है। तो जैसे टाइप्स ऑफ कोलिजन में, हाँ बोलिए। सर कोलिजन के फिनोमेना में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है क्या? नहीं, हमने एक बार भी वर्ड यूज नहीं किया है फिजिकल कांटेक्ट। सर आप एक बार वो कब नहीं होगा वो एक बार बता सकते हैं? अब ये अलग बात है कि वो चीज हम लोग को अभी नहीं पढ़नी, लेकिन बताने के लिए ऐसा कौन सा दिक्कत वाला बात है। ये एक फिक्स्ड चार्ज है जिसका चार्ज है नेगेटिव, और एक है ये इलेक्ट्रॉन जिसको हमने दूर से थ्रो किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने वेलोसिटी देके थ्रो किया है तो ये जाके इसे टकराएगा, क्योंकि इसमें पहले ही रिपल्सन लग रहा है। तो ये जाके कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि रिपल्सन के कारण रुक जाए और ये वापस यू टर्न मार ले। पॉइंट इज कि एक कोई नेगेटिव चार्ज है जो फिक्स्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से इसकी तरफ थ्रो कर दिया, तो ये जाएगा जाएगा और थ्रू आउट द टाइम इट इज गोइंग टू फील अ रिपल्सिव फोर्स। तो कहीं ना कहीं जाके ये रुकेगा और रुक के ये वापस यू टर्न मार देगा। तो इसको भी कोलिजन ही कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कोलिजन। और अगर ये फिक्स नहीं रहा तो ये आगे जाने लगेगा, वही स्प्रिंग वाली कहानी रिपीट हो जाएगी, और फाइनली ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट ये भी कोलिजन है। लेकिन ये अलग बात है कि तुमको चार्ज वाला सिचुएशन अभी 11th में नहीं पढ़ना है, ये 12 में जाके पढ़ेंगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो कोई भी, मतलब अच्छा हुआ तुमने ये बात पूछ लिया। हमने कभी ये बात नहीं कही है कि कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है। कोलिजन इज ए फिनोमेना ऑफ एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। जहां भी मोमेंटम एक्सचेंज होगा दो बॉडीज के बीच में, वहां वो कोलिजन बोलेंगे। ओके सर। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन में एक तो है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है या नहीं, और एनर्जी का लॉस हम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन का ही बात करते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन चाहे कोई कोलिजन हो उसमें तो लॉस होता ही है। जैसे मैंने बताया कि स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस हो रहा है तब तो उसमें एनर्जी हो ही रही है स्टोर। तो चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, बहुत सारे बच्चों को इलास्टिक कोलिजन में उनको लगता है कि एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन याद रखना कि एनर्जी कंजर्व होता है सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर। एनर्जी इज कंजर्व्ड बिफोर
एंड आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन इसमें भी एनर्जी स्टोर नहीं होता, और बहुत बार इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे कह देते हैं कि हाँ सर इसमें भी एनर्जी कंजर्व होगा। सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर। और इन इलास्टिक कोलिजन जो होता है उसमें एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर भी कंजर्व नहीं होता। ड्यूरिंग तो खैर होगा ही नहीं, बिफोर एंड आफ्टर भी एनर्जी कंजर्व नहीं होता। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जाता, लॉस हो सकता है, क्रिएट नहीं होगा। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। इसके बेसिस पर हमने दो वैरायटी डिफाइन की, और इसी का एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें मैक्सिमम लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, जैसे गुथा हुआ आटा एकदम से टेंडेंसी खत्म हो गई थी, स्प्रिंग पूरा कंप्रेस हुआ और बस वही रह गया। एक स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, थोड़ा एक्सपैंड हुआ, मतलब थोड़ा उसमें अपने नेचुरल लेंथ पर आने का बात हुआ, बाकी पूरा नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा लॉस होगा। अब सोचो जितना कंप्रेस हुआ था वही तक अगर रह जाए, उसको बोलते हैं मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर मैक्सिमम लॉस है। अगर उसके बाद उसकी टेंडेंसी खत्म हो गई कि अब वापस उसको अपना शेप रिगेन करना है, तो वो मैक्सिमम लॉस केस होता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एक तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। दूसरा डिफरेंशिएशन होता है कि कोलिजन कैसा है, 1D कोलिजन है, 2D कोलिजन है, जिसको हेड ऑन कोलिजन। और ये दूसरा डिफरेंशिएशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, मूवमेंट जो है वो कोलिजन के पहले और बाद में कैसा हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडीज। एक होता है हमारा 1D कोलिजन, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन ज्यादातर क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं। और दूसरा ये होता है 2D कोलिजन, उसको ऑब्लिक कोलिजन कहा जाता है। जैसे कैरम में जो हमने एग्जांपल दिया था वो ऑब्लिक कोलिजन की बात था कि ये एक दो कॉइन है और पीछे से हम स्ट्राइकर से हिट कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये 2D कोलिजन है, पूरा पूरा मूवमेंट एक प्लेन में हो रहा है। और हेड ऑन कोलिजन की अगर बात की जाए तो जैसा एक बॉल है, ये एक बॉल है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी उसी लाइन में ही रह रही है, तो बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन। Entire motion is acting in a single line, this is head on collision। और ये पहले मूवमेंट हो रहा था इधर, उसके बाद ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा, हो सकता है स्ट्राइकर रुक जाए, स्ट्राइकर भी इधर जाने लगे, तो ये सारे एक लाइन में नहीं हो रहे, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। और ये 2D कोलिजन है। कायदे से 2D कोलिजन इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन संयोग अच्छा है कि हमारे 2D कोलिजन के लिमिटेड क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन, और वही अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट चेंज करके रिपीट हो जाएगा। क्योंकि मेडिकल में जैसा मैंने कहा कि 2D कोलिजन बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके क्वेश्चन मतलब 1 मिनट के नहीं होते। सिंपल से अगर बात सोचा जाए तो वो 1 मिनट के क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसमें काफी टाइम लगता है। तो इसलिए एग्जाम में अगर 2D कोलिजन का क्वेश्चन आएगा तो वही एक क्वेश्चन आएगा जो हम तुमको लिखवाएंगे, और नहीं तो बाकी 1D कोलिजन के क्वेश्चन आएंगे, हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चन आएंगे, जो कि सिंपल होते हैं, एक एक दो दो लाइन में बन जाते हैं। इन सबके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल फार्मूला। वो फॉर्मूला एक बार हम लोग देखेंगे और उसको बस वैल्यूज कैसे उसमें पुट करना है ये देखेंगे। उसके बाद सिर्फ 3 फॉर्मूले से ही ये पूरा कोलिजन खत्म हो जाता है। जितना हमारे मेडिकल में है वो 3 फॉर्मूले से ही खत्म हो जाता है। अब वो 3 फॉर्मूले के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल है, क्या है, कैसे है, तो ये सारी बातें हम लोग कल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम से कम हेड ऑन कोलिजन को तो खत्म ही कर देंगे।
ऑब्लिक कोलिजन उसके बाद वाले क्लास में खत्म हो जाएगा। तो ये कोलिजन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा टाइम आज लग गया। अदरवाइज एक बार जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जाएंगे तो ये बहुत सिंपल 2 फार्मूले 3 फार्मूले होते हैं, उसी से सारा काम हो जाता है। लेकिन उसको समझना जरूरी है, एक्चुअल फेनोमेना क्या है। अगर ये नहीं तो गलती से भी अगर ऐसे क्वेश्चन डाला, इंपल्स पूछ दिया, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग पूछ दिया, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे उलझ जाते हैं। और ये सेंटर ऑफ मास में भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। ये जो डायग्राम हमने बनाया है ना, ये सेंटर ऑफ मास बहुत जगह तुम लोग ने तो खैर क्वेश्चन किया ही होगा क्लास में, अगर पढ़ाया गया होगा तो ये बहुत जगह कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो ये पूरा डिस्कशन मेरे को समझ में आना होना। हमने आज पूरा क्लास का जो टाइम है वो एक डायग्राम पर ही निकाल दिया है, इसका बहुत वजह है। तो जितना बात हमने जितना डिटेलिंग से बताई है वो डिटेलिंग हमको समझ में आनी चाहिए। तुम दोबारा सोच सकते हो, जो जो हमने बोला है रिकॉर्ड भी है ये पूरा, तो वो लिखना चाहो तो तुम लिख लो अपने लाइन में, अपने लैंग्वेज में कि भाई ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ अभी खत्म नहीं होगा, ये भले ही कोलिजन में इसको हम नहीं यूज करें, ये सेंटर ऑफ मास भी यूज होगा। और बहुत जल्दी तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सपेंशन वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स मस्ट बी सेम, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसके क्वेश्चंस जब आने लगेंगे तब इस लाइन का इंपॉर्टेंस तुमको समझ में आएगा। वैसे तो ये पूरा डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस लाइन का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट इसके क्वेश्चन मेडिकल में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पर्टिकुलर लाइन को हमने लिख दिया है। बाकी इसके पहले और बाद का कहानी तो हमको आना ही चाहिए। तो इसको एक बार देखना, कोलिजन पढ़ हम कैसे पढ़े हो आप लोग हमको नहीं पता, लेकिन जैसे हम एक बार बता रहे हैं उस तरीके से एक बार कोलिजन समझोगे तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बाकी फॉर्मूले तो जैसे वो वहां पढ़े हैं यहाँ पढ़े हैं सेम ही होंगे, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है। अभी आकाश में कौन सा टॉपिक रनिंग है? सर अभी सेंटर ऑफ मास ही चालू है। सेंटर ऑफ मास चालू है। मतलब हम बहुत हमारा सेंटर ऑफ मास अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में दिया हुआ है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ही है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो टॉपिक है ये कोलिजन सेंटर ऑफ मास के बाद का टॉपिक है। कोई भी बुक में स्टैंडर्ड फिजिक्स की बुक देखोगे तो उसमें सेंटर ऑफ मास मोमेंटम एंड कोलिजन ये टॉपिक होता है। तो कोलिजन को सेंटर ऑफ मास के बाद पढ़ाते हैं, बट ये एनसीईआरटी में भी ये चीज वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ही डाल दिया है। और सेंटर ऑफ मास इसके बाद पढ़ना है, क्योंकि जो इसके अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, और इंजीनियरिंग में भी यही सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है आकाश में, लेकिन इसके अच्छे वाले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। जैसे ये जो स्प्रिंग हमने ये जो डिस्कस किया है, ये 5 जो बराबर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर हमको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन ठीक है, अब जैसे दिया गया वैसे दिया गया है, बहुत ज्यादा सिलेबस आगे नहीं है, हम लोग लगभग बराबर ही है। 2 दिन 3 दिन में अगर ये कोलिजन खत्म हुआ तो हम लोग भी सेंटर ऑफ मास पर ही आएंगे। तो सिलेबस हम लोग का लगभग अभी जो आकाश का सिलेबस है उसके बराबर ही है। बुधवार के बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे। हाँ बोलिए। सर वो हमारा रोटेशन आधा हो गया सर। हाँ, तुम लोग का तो भगा रहे हैं, बाप रे बाप, तुम लोग का बहुत तेज चला रहे हैं। अब डबल क्लास नहीं लगने के बावजूद इतना कैसे भाग रहा है सिलेबस, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब 2 क्लास एक दिन में 2 अलग अलग लोग ले रहे हो। मतलब मल्हार तुमको 1-1.5 महीना मैथ सिखाया गया जो कि 11th क्लास के बच्चों को आकाश में नहीं सिखाया गया, और उसके बाद मतलब तुम्हारा सिलेबस लेट से शुरू हुआ था कायदे से देखा जाए तो। हम लोग एक ही साथ स्टार्ट किए थे, हमारा और आपका सिलेबस एक ही लगभग पैरेलल चल रहा था, थोड़ा कम ज्यादा। अभी देखो तुम्हारा रोटेशन का भी आधा खत्म कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह हमको लगता है तुम्हारा कंप्लीट कर दिया है ना। सर एंगुलर मोमेंटम चालू है अभी। अरे बाप रे बाप, तो तुम रोटेशन खत्म कर रहे हो। एंगुलर मोमेंटम तो लास्ट डिस्कशन है, अगर देखा जाए। टॉर्क कर दिया होगा, रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दिया होगा, रोलिंग नहीं वो अभी होने वाला है। हाँ तो रोलिंग, हाँ तुमको लग रहा है एंगुलर मोमेंटम पहले ले लिया। बहुत बार क्या होता है कि रोलिंग के बाद एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, क्योंकि उसमें तो ये बहुत फास्ट चल रहा है तुम लोग का। हम क्या बताएं, क्वेश्चन उतना सॉल्व कर पाते हो तुम लोग इतना, मतलब इतने से टाइम पर? क्योंकि ये ज्यादा ही तेज चल रहा है।
अननेसेसरी हमको नहीं पता कि उनको क्या दिसंबर नवंबर में ही खत्म कर देना है क्या सिलेबस ऐसा बोल के। रोटेशन अगर वो अक्टूबर के मतलब 10 तारीख को भी अगर मतलब इस स्पीड से हम देख रहे हैं तो इसमें अगर रोटेशन खत्म कर देंगे तो ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड थर्मो नवंबर में खत्म हो जाएगा, तब तो दिसंबर में वेव मोशन ऑसिलेशन खत्म करके दिसंबर में ही खत्म कर देंगे। बहुत तेज पढ़ा रही है हम लोग का पूरा नवंबर अक्टूबर ही हो सकता है कि सिर्फ रोटेशन और सिस्टम पार्टिकल्स में जाए, पूरा अक्टूबर। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी चाहिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन में बोल दिया और सारे बच्चे समझ गए क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा थोड़ा ना होता है। सर इसमें पर टाइम क्लास में ऐसा लगता नहीं कि वो स्पीड बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वो कंटेंट नहीं देते ना। देखो हम अगर कंटेंट ही कम तुम्हारे से कम कर देंगे तो तुमको लगेगा कैसे कि हाँ इतना सारा चीज है इसमें। जब हम कंटेंट को देंगे, क्योंकि बच्चे पढ़े हुए नहीं है ना, तो हम लोग को पता है कि इसमें कितना कंटेंट है। अब हम तुमको ये जैसे मान लो आज का जो डिस्कशन हुआ, ये डिस्कशन अगर हम नहीं कराते तो मेरा 1.5 घंटा 1 घंटा सेव हो जाता। हम सीधे सीधे आज फॉर्मूला बता देते, हम कुछ बोलते ही नहीं, एक्सचेंज इन मोमेंटम लिखे सीधे आगे कहानी बता देते। तो क्योंकि हमको इंपल्स का ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इंपल्स थोड़ा सा बता देते, देखो ये मोमेंटम चेंज होता है और इसके बाद हम कहानी आगे बढ़ा देते। तो वैसे कंसाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में उससे बेनिफिट नहीं होता ना, फिर बच्चों का ग्रिप नहीं बनता उस टॉपिक पर। थोड़ा भी क्वेश्चन में इधर उधर ट्विस्ट डाला तो परेशान हो जाएंगे। और ये मेडिकल के साथ नहीं है, इंजीनियरिंग के साथ भी यही है, मतलब उनका भी सिलेबस ऐसे ही खींच देते हैं। बाद के टॉपिक तो सफर करते ही हैं, इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि बाद के टॉपिक सफर करते हैं। बाद का कोई भी टॉपिक वो समझाने वाले तरीके से नहीं पढ़ाते, वो लोग खत्म करने वाले तरीके से पढ़ाते हैं, और यही पर बच्चा फिर सफर करने लगता है। तो हमने जैसे कहा है फरवरी एंड तक सिलेबस का बात है, मतलब उससे थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, उससे पहले तो हम नहीं खत्म करने वाले। और हमको कोई ऐसा जल्दीबाजी नहीं है कि एकदम से, तुम लोग अगर 12 में होते तो भी हम समझ पाते कि भाई चलो जल्दीबाजी है। क्या जल्दीबाजी है, मार्च से पहले 12 पढ़ाते शुरू कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर हम थोड़ा टाइम लेके ही सिलेबस को क्यों ना खत्म करें कि हम जल्दी जल्दी पहले खत्म कर दें और उसके बाद फिर दोबारा रिवीजन। अरे उसमें बच्चों का फिर प्रिपरेशन नहीं होता। एक बार कोई टॉपिक जो पहली बार पढ़ाया जाता है उसमें अगर आपने टाइम लेके चीजों को अच्छे से समझा के धीरे धीरे बता दिया तो जो बच्चे का कॉन्सेप्ट बनता है, और आपने एक बार जल्दी से पढ़ा दिया और दोबारा उसका रिवीजन करा रहे, तो बच्चा जिसको नहीं समझ में है उसको दोबारा रिवीजन में थोड़ा ना समझ आएगा। इसलिए पहली बार में हमको टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। मैंने पहली बार तुम लोग को भी यही बताया कि जब कोई टॉपिक पहली बार तुम, जैसे मान लो हम इसका रिवीजन करें मार्च में, तो मार्च में तुम कहोगे कि इतना ही डिटेलिंग पढ़ाएंगे, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। कैसे टाइम कहाँ से इतना है कि इतना डिटेल पढ़ाएंगे? तुमको हम बुलाएंगे वही कि ऐसे देखो ऐसे होता है कोलिजन, ये फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन होता है, खत्म, 2 दिन में कोलिजन खत्म। तो रिवीजन में रिवीजन होता है, पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो अभी होती है, पहली बार जब टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग उसी समय क्लियर होती है। हर टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग उसी समय क्लियर होता है जब पहली बार उसको पढ़ते हैं। कोई भी टीचर अगर ये बोल रहा है ना कि इसको बाद में भी कर लेंगे हम लोग, तो वो बाद में कर लेंगे मतलब वो बेकार है, वो बाद में कभी नहीं होगा वो टॉपिक। और जिन बच्चों को, ये भी मैं एक तुमको फैक्ट बताता हूं कि कोलिजन एक ऐसा टॉपिक है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वर्क एनर्जी पावर में जहां तक हमने करा दिया है, अगर वो बच्चा अच्छे से कर लेता है तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। क्योंकि मैकेनिक्स जैसे ये सब टॉपिक उन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो एकदम से 180 आउट ऑफ 180 लाना चाहते हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन उनको नहीं छोड़ना है बोल के, उनको हर टॉपिक ही बहुत अच्छे से सीखना है। नहीं तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, रोटेशन छोड़ देते हैं, सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सब टॉपिक ही छोड़ देते हैं, फ्लूइड छोड़ देते हैं। फ्लूइड का क्वेश्चन देखोगे बहुत कम आता है, वो छोड़ देते हैं। 5-6-7 क्वेश्चन उनके लिए ऑप्शन हो जाता है, और उसके लिए वो मेजर चंक ऑफ टॉपिक उनका, मतलब जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो जाता है, उनको प्रिपरेशन में आसानी हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चे रोटेशन नहीं पढ़ते हैं कि जाए तो 1-2 क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे हम। लेकिन ये अभी से हम क्यों करें? पॉइंट ये है, अब तो मान लो हमने पूरा पढ़ा दिया, अब बच्चा पूरे 1 महीने में चीजों को सीखने की कोशिश किया, नहीं सीखा फिर भी, तब अब उसका चॉइस है कि भाई अब उसको टॉपिक को छोड़ना है नहीं छोड़ना है।
हम उसको पहले ही ऐसा पढ़ा दें कि वो जानबूझ के ये टॉपिक छोड़ दे, तो ये तो फिर मेरा नाकामी हुआ ना, हम फिर तो सही काम नहीं कर रहे ना। इसलिए मेरा काम है हर टॉपिक को जितना चाहिए टाइम चाहिए उतना कम से कम दिया जाए। हाँ, बोलिए। सर अभी हमारे आकाश में पीटी 12 अक्टूबर को होने वाली है, उसमें हम्म, पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है हम्म, तो उसमें क्या और होगा? अभी सेंटर ऑफ मास। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि देखो, सेंटर ऑफ मास और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दो पार्ट तो हो जाएगा, लेकिन रोटेशन का पार्ट आ रहा है, और ये रोटेशन का पूरा सिस्टम पार्टिकल से, तो रोटेशन तुम्हारा भी 12 तारीख तक तो खत्म करेंगे। सर लग तो वही रहा है क्योंकि 12 तारीख को ही टेस्ट, मतलब पहली डेट पीटी की 12 को है और मोस्ट प्रोबेबली आकाश में पहली डेट ही लेते हैं। हाँ, 12 से 19 6 वीक का डेट होगा, तो तुम्हारा भी रोटेशन खत्म ही करेंगे। सिस्टम पार्टिकल्स तक आ रहा है, इसका मतलब कि रोटेशन खत्म करेंगे। अभी तुम कर रहे हो सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हारा रोटेशन और जल्दी उड़ने वाला है। आज 2 तारीख है और 12 तारीख को 10 दिन में कितना, अभी सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कायदे से 3 दिन का टॉपिक होता है, 3 मतलब 4.5 घंटे का। क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया है, मेरे को हर टॉपिक का घंटा पता है कि मिनिमम इतनी आवर्स तो लगने ही चाहिए। अब कोई कहे कि हम 1.5 घंटा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के लिए तो हम भी पढ़ा सकते हैं 1.5 घंटे में। हमने तो आकाश में, ऐसा तो नहीं है कि हमने आकाश में पढ़ाया नहीं है, 8 साल तो हमें भी पढ़ाया है, और हमने वहां पर टाइम को स्ट्रेच थोड़ा ना किया था, हमने भी वैसे ही पढ़ाया था। लेकिन उसमें तकलीफ है, उसमें बच्चों को तकलीफ जाता है, वो टॉपिक छूटता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशन में मैं बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या करते हैं बहुत बार कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा अच्छे से करा दिया, और बाकी के जो टॉपिक हैं जैसे इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल टॉर्क है, इक्विलिब्रियम या फिर एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग, ये सब को इतनी जल्दी निकालेंगे कि बस तुम नाम सुन के और जानोगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है बोल के, उसके अलावा उससे क्वेश्चंस कुछ नहीं बात होगा। एक आध वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मान लो अगर आ गया तो बिल्कुल भी इक्वल ओमेगा वाला क्वेश्चन बन गया, बाकी वैसे ही। तो बच्चे को सीधे सीधे छोड़ देते, नहीं यार ये रोटेशन ही नहीं होगा। अरे क्वेश्चन जब हम पढ़ें तो हमको पूरा वो कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट हो कि कहाँ से है ये क्वेश्चन, किस पार्ट से है क्वेश्चन। हम सारा पार्ट का डिटेलिंग नहीं करेंगे तो फिर तो अब तो सबसे अच्छा बात है कि 45 क्वेश्चन जो आते हैं अगले बार 2 साल के बाद आने वाले हैं, वही 45 क्वेश्चन मिल जाए बच्चों को, 2 साल कुछ पढ़ाना ही नहीं, वही 45 क्वेश्चन पढ़ा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। और 45 क्वेश्चन में टू बी ऑनेस्ट हम बता रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन सब लोग श्योर होते हैं। जो भी एक टीचर है जो 10 साल से पढ़ा रहा है, उसको 20 क्वेश्चन पता होते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, भले डेटा अलग हो लेकिन यही क्वेश्चन आने वाला है। और जब हम लोग 12 का सिलेबस एंड कर रहे होंगे तब तक वो 20 क्वेश्चन हम भी तुमको बताएंगे कि देखो ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है। एग्जैक्टली 20 नहीं, वो 40-50 होगा, जिसमें 20 से 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। हर टॉपिक में एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, 2 फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, 10 फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। वो 10 क्वेश्चन बस बच्चों को सिखा दिया जाए और तो उसी के इर्द गिर्द डेटा चेंज करके क्वेश्चन आएगा, बच्चा कर लेगा। तो 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे ही आउट होता है। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में पहले नहीं होता था, अभी इंजीनियरिंग में भी होने लगा है, मेंस में तो होने लगा है, क्योंकि इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं कि क्वेश्चन लगभग अब रिपीट होने लगे हैं। नहीं तो पहले मेंस का एग्जाम होता था जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते थे। क्वेश्चन जो आ गया वो कभी नहीं आएगा ऐसा माना जाता था जेई का एग्जाम, लेकिन अब वो एडवांस का एग्जाम है, अब वो मेंस का एग्जाम अब वैसा नहीं रहा। मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन धड़ल्ले से रिपीट हो रहे हैं, तो मेंस का एग्जाम भी एक तरीके से नीट का एग्जाम हो गया, थोड़ा उससे लेवल अच्छा। नीट का एग्जाम बहुत ईजी हो चुका है, बट अभी भी जेई एडवांस का पेपर होता है जिसमें क्वेश्चन बिल्कुल नए होते हैं, कभी उसने कोई बच्चे ने नहीं देखा होगा। टाइप हो सकता है थोड़ा बहुत मैच करे, लेकिन क्वेश्चन वो लोग कोशिश करते हैं टाइप भी थोड़ा अच्छा हो, ताकि बच्चे को एकदम से फ्रेश थिंकिंग वो चाहते हैं कि बच्चा करे। एकदम से ऐसा सिचुएशन दे दिया गया, ये सिचुएशन ऐसा हो गया तो अब क्या करना चाहिए, वो लॉजिक उसके दिमाग में होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, इसलिए एडवांस डिफिकल्ट होता है। तो स्टार्टिंग में तुम लोग को जो कंटेंट हम देते हैं ना, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अगर कहोगे तो हम इंजीनियरिंग का एक आध क्वेश्चन कभी डिस्कस करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन जो थ्योरी कंटेंट होता है जो कोई भी टॉपिक का, ये तुम लोग को इंजीनियरिंग का ही एक तरीके से दिया जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग एक इंजीनियरिंग के बच्चे को होती है वही अंडरस्टैंडिंग तुम लोग को देने की कोशिश की जाती है। तुम लोग कभी अगर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और कोई भी इंजीनियरिंग का बुक उठा लो और उसके क्वेश्चंस निकालोगे तो तुम लोग इजीली देख सकते हो कि उसके बहुत सारे क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, ये है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में तुम लोग को लगेगा कि सर इसके बाद मैथमेटिकली नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। अभी जैसे तुम लोग ने न्यूटन्स लॉज के टेस्ट दिए थे,
तुम बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखोगे वो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे, उसमें डिफिकल्ट लेवल था। हमने जानबूझ के दिया था कि हमने सिखाया था उतना तो हमने दे दिया। तो स्टार्टिंग में जब हम टॉपिक को लर्न कर रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, तभी तो हम मैक्सिमम स्कोर करने का सोच सकते हैं। नहीं तो हम तुमको जितना पहुंचना है उतने तक ही सिखाए और थोड़ा भी उससे इर्द गिर्द क्वेश्चन ऊपर आ गया, अब तुम कहोगे ये तो हम जानते ही नहीं, तो फिर मैक्सिमम कैसे आएगा? और हमारे पास अभी समय का किल्लत नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्यों इतना जल्दी करें भाई? हम जरूरत क्या है? सोचो 12 क्लास का सिलेबस अप्रैल से ही शुरू हुआ था और अभी भी नवंबर एंड में खत्म होने के बाद है, मे भी 1 वीक और ज्यादा लग सकता है। और उनका भी बहुत इत्मीनान से ही हुआ, ऐसा नहीं कि एकदम भागम भाग में हुआ, क्योंकि यहां पर श्योरिटी है कि 1 वीक में 3 से 4 क्लासेस, 3 क्लासेस हुई तो 4.5 घंटे और 4 क्लासेस हुई तो 6 घंटे, ये होगा ही होगा। वहां पर ये श्योरिटी नहीं है। 4 दिन फिजिक्स क्लास लगेगा ही, चारों दिन 1.5 घंटे की क्लास होगी, ये श्योरिटी वहां नहीं। तो वहां एक बार क्लासेस भी कम हुई और सिलेबस भी पता नहीं कि उनको जल्दी 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 खत्म करना है बोल के पूरा का पूरा बाद का टॉपिक गायब हो जाता है। तुम देखना, ये अभी तो रोटेशन से ही शुरू हो गया है, किसी बच्चे को 11th क्लास का ऑसिलेशन और वेव्स नहीं आता। ये मैं ओपनली ये बात बोल सकता हूं, ऑसिलेशंस और वेव ये 2 टॉपिक किसी 11th के बच्चे को नहीं आते, क्योंकि ये टॉपिक 5-5 7-7 दिन में कंप्लीट किया जाता है। क्योंकि तब तक जनवरी आ गया होता है और उसमें सिलेबस भगाने का ये प्रेशर होता है कि बस खत्म करो। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिस्कशन डिमांड करते हैं और बच्चे भी इस पर ध्यान नहीं देते, वो पूरा टॉपिक गोल हो जाता है। अभी तो फिर भी तुम लोग को थोड़ा बहुत जो भी है क्लास कर रहे होगे तो समझ आ रहा होगा। ऑसिलेशन और वेव्स तो ऐसे उड़ा देते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स का अपना प्रॉब्लम है, उनका एक अपना इकोसिस्टम है, एक तरीके से वो चलते हैं, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम मजबूरियां हैं, एक लिमिट ज्यादा क्लास नहीं लग सकता है, वो अलग अलग बात है। सब्जेक्ट को सीखना अच्छी बात है, मुझे जो लगता है अभी हमको समय मिला है तो हम सीखेंगे। बाद में जब एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो हम कट शॉर्ट कर देंगे कि हाँ भाई यहाँ से नहीं आ रहा तो ठीक है, इसको थोड़ा कम प्रिपेयर किया, इस यहाँ से नहीं आ रहा है तो ज्यादा प्रिपेयर किया। हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। जिन बच्चों ने न्यूटन्स लॉस को बहुत अच्छे से किया है, तुम लोग वो चीज इजिली देख सकते हो कि तुम लोग को क्वेश्चन करने में वो चीज अपने आप दिखेगा। जब तुमने अच्छे लेवल का प्रिपरेशन कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए बन जाएंगे। अच्छा ये है तो ऐसा होगा, ये है तो ऐसा होगा, टाइम सेव हो रहा है तुम्हारा। और जिन बच्चों ने अच्छे लेवल का नहीं किया है वो लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में पेन चलाएंगे, तो उनका टाइम तुमसे ज्यादा लग रहा है, तुमको टाइम कम लग रहा है। टाइम भी तो एक फैक्टर है जो एग्जाम में हमारा हेल्प करने वाला है। इसलिए अच्छे लेवल पर टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, मेरा तो यही मानना है। बाकी एग्जाम कितना आसान है कितना डिफिकल्ट है वो 2 साल का बाद का बात है, वो अपन देखेंगे उस टाइम पर। जैसा आएगा, आसान आएगा तो ठीक है, डिफिकल्ट आएगा तो भी ठीक है। अभी तक एनटीए ने पेपर को डाइल्यूट ही किया है, क्योंकि 2016 के पहले के पेपर तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि नीट का भी एक लेवल हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि बच्चे आउट ऑफ स्कोर करते थे, उस समय के बच्चे बहुत स्मार्ट होते थे, लेकिन आउट ऑफ नहीं आता था क्योंकि क्वेश्चन अच्छा होता था। अभी क्या 720 पर 5 बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे आ रहे हैं, क्यों? क्वेश्चन आसान कर दिए गए, टेस्ट की डिफिकल्टी को कम कर दिया गया। अब जो मिस्टेक करेगा उसी का कम नंबर आएगा, जो नहीं करेगा उसको ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि सारे भी करेक्ट हो सकते हैं। ये ट्रेंड बन गया है। 700 स्कोर भी कम लगता है क्योंकि 720 लाने वाले बच्चे हैं, नहीं तो पहले 650 स्कोर, बाप रे बाप, चर्चा हो जाती थी 650 आया 650 आया। तो एग्जाम का ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। एनटीए ने जब से एग्जाम कराना शुरू किया उसने एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा कम कर दिया। अब इससे कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, रैंकिंग में बहुत ज्यादा डिफर हो रहा है। 1 मार्क्स कम, 500 रैंक 400 रैंक पीछे, क्योंकि इजी पेपर तो सब लोग अटेम्प्ट करते हैं। इजी पेपर तो तुम भी करोगे वो भी करेगा, सबको इजी क्वेश्चन आता है। असली टेस्ट तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का है। जब एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो एवरेज पढ़ने वाला बच्चा उसको सोच भी नहीं पाएगा और अच्छा बच्चा उसको बिना पेन चलाए भी करके आगे बढ़ सकता है। तो असली तो डिफरेंशिएशन वहीं पर आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में। इसलिए हमको डिफिकल्ट क्वेश्चन सीखना चाहिए, इसलिए वो एक क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होते हैं, ये भी बात है। एक अच्छा क्वेश्चन अगर किए तो उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अच्छा ये भी ऐसा होता है, ये भी ऐसा होता है।
तो डिफिकल्ट लेवल पर चीजों को समझना मुझे लगता है स्टार्टिंग पे ये ठीक है। हाँ, अब नवंबर दिसंबर जैसे मान लो अभी 12 का जो बच्चा है, अभी नवंबर में उन लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर 12 ये फरवरी में बोर्ड है, फिर उसके बाद मई में एग्जाम है। अब अगर वो कोशिश करता है कि कोई टॉपिक को एकदम घुस घुस के सीखना, ये गड़बड़ बात है। वो दौर अब खत्म हो चुका है उनका। मैंने तुम लोग को एक बार फिर से बताया था, अगस्त से अगस्त का जो टाइम होता है, यही सबसे क्रूशियल टाइम होता है। अगस्त के बाद हमने भी, तुम लोग ने भी फील किया होगा, क्लासेस ज्यादा सीरियस हो रही। अगस्त, सच में बता रहे हैं, अगस्त से अगस्त का जो एक साल का ड्यूरेशन होता है ना, 11 से 12 में, अगस्त टू अगस्त एक साल, यही सबसे मेन टाइम होता है किसी बच्चे के लिए। अगर वो सीखना है, पास होना है, सेलेक्ट होना है, तो उसमें यही सबसे क्रूशियल टाइम है। इसमें अगर बच्चे ने बहुत अच्छा मेहनत कर लिया, चीजों को सीख लिया, तो इसके बाद थोड़ा कैजुअल भी हो जाएगा अगले अगस्त के बाद से, तो भी वो निकाल ले जाएगा। मतलब मेरे क्लास 12 में मैं 5-7 बच्चों के बारे में ऐसा बोल सकता हूं कि अगर वो अभी सो भी गए और एग्जाम के दिन भी जगे, तब भी वो 700 के आसपास का स्कोर कर लेंगे। अब उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये एक साल बहुत मेहनत की है, हर टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा पसीना बहाया है। तो उनको वो नॉलेज लेवल, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो लॉजिकल रीजनिंग दिमाग की, वो इतनी लेवल की पहुंच चुकी है कि वो बस कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उनको वो चीज उस तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन जो बच्चा सोचता है कि हम एग्जाम के टाइम पर पढ़ेंगे, हम अगले अब 12 में जाने के बाद मिड से पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये अभी तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चलो ये बच्चे फिर कहीं के नहीं रहते, नहीं इधर के रहते, ना उधर के रहते। इसलिए दिमाग में बैठाओ कि अगस्त से अगले साल अगस्त तक, अब तो अगस्त ये बीत चुका, अब तो एक महीना ऑलरेडी गया हुआ है, 11 महीने तुम्हारे पास होते हैं सही में मेहनत करने के। क्योंकि उसके पहले बच्चे को समझ ही नहीं आता कि फिजिक्स में चल क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे उलझते रहते हैं इसमें। तो इस क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा फर्स्ट डे से कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन मैं एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूँ कि एवरेज बच्चों को तो अप्रैल से जून तक, जुलाई तक तो हवा भी नहीं लगता कि चल क्या रहा है, मतलब क्या चल रहा है फिजिक्स में। हमने तो 1-1.5 महीना मैथ्स में निकाला, मान लो हम पहले दिन से फिजिक्स पढ़ा देते तो ये और पहले बात चली जाती। 2-3 महीना उनको पालने नहीं पड़ता कुछ भी कि एग्जैक्टली क्या चीज है। उनको लगता है कि एक आध फॉर्मूला होगा, एक आध कॉन्सेप्ट होगा, या तो भरा पड़ा है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, और जब तक वो समझते हैं तब तक आधी कहानी निकल जाती है। अगर अगस्त से भी बच्चा सीरियस हुआ ना, तो भी बहुत आराम से एक अच्छा रैंक निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब तुम सीरियस ही नहीं हो रहे, टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, पूरा 11th निकल गया, 12 में भी फांकीबाजी, तो फिर अब उसके बाद दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। हमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जो 11th पूरा वेस्ट कर दिए, तब भी 12 में उन्होंने फर्स्ट डे से मेहनत करना शुरू किया, तब भी वो कोप अप कर गए, मतलब उन्होंने अच्छा पिक किया, अच्छा रैंक दिया। लेकिन वो कुछ बच्चे होते हैं, सारे बच्चे के लिए ट्रू नहीं होगा। सारे बच्चों के लिए अब सीरियसनेस जरूरी है। एक एवरेज पढ़ने वाला बच्चा को अगर अब वो नहीं पढ़ रहा मुझे अच्छे से, 2-4 घंटा 5 घंटा सेल्फ स्टडी का टाइम डेली बेसिस पर नहीं निकाल रहा, तो वेस्ट है ये सब पढ़ाना, फिर कोई मतलब नहीं बनता। सुनने क्लास टाइम उसको समझ आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। यही सबसे बड़ा इशू है। सब तुम लोग जिन लोगों से एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, या जो लोग से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनका तकलीफ हमको पता है। उनका तकलीफ क्या है? सर आप पढ़ाते हैं तो समझ आता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। यही तकलीफ है। और ये तकलीफ क्यों है? ये तकलीफ इसलिए है क्योंकि उसको पढ़ने के बाद जो काम हमको करना चाहिए था उसी दिन या उसके 1-2 दिन के अंदर, वो हमने किया ही नहीं। हम इंतजार करते रहे कि जब टेस्ट आएगा तब करेंगे, उसके बाद एक दिन और टाल दिया, एक दिन और टाल दिया, जब एकदम गर्दन पर तलवार लटक गई तब करना शुरू किए, तब तक सब कुछ भूल चुके। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। आज हमारा टॉपिक शुरू हुआ है कोलिजन, तो हम कोलिजन के बारे में आज से पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और जब तक ये चल रहा है तब तक में ही कोशिश करेंगे कि सारे कोलिजन हमारा सॉल्व हो जाए। 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज से बहुत पहले भी किए तो भी दिक्कत है, आज खत्म होने के 5-7 दिन के बाद भी कर रहे हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि वो अगले टॉपिक को इफेक्ट कर देगा। टाइमिंग हमने बहुत बार बताया, टाइमिंग का केयर नहीं करोगे 11-12 में कभी भी। अभी मान लो कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में दिक्कत है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे,
बुराई तो कुछ नहीं है भाई, उसका टॉपिक इनकम्प्लीट है तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी क्या समय है पढ़ने का? बिल्कुल भी नहीं। अभी कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को समझ नहीं आया, हम उसी को पढ़ेंगे, जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक ये कोलिजन नहीं समझ आएगा। लीजिए, वैसे तो अब कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ लो, फिर ये वेस्टेज है रिसोर्सेस का। टॉपिक उसी समय पढ़ना है जब वो क्लास में चल रहा हो, जब उसके टेस्ट आने वाले हो। अगर उसके अलावा तुम कोई टॉपिक को पिक करके पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये चीज कहीं फ्रूटफुल नहीं होने वाली। अब जैसे कोलिजन है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कमिंग टेस्ट में मान लो हम टेस्ट लेंगे या आकाश में टेस्ट होगा, तो ये पढ़ना मेरे लिए जायज है। अगर आज हम तुमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बोले कि तो कोई बच्चा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े, और हमको कोई ना टेस्ट है ना कुछ है, तो तुम पढ़ोगे भी और भूलोगे भी, कोई उसका पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या। तुमने पढ़ा भी, ऐसा नहीं बोल रहे नहीं पढ़ाई हुआ, लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। ना कोई टेस्ट हुआ, ना कोई उसका असेसमेंट हुआ। वो पढ़ लिए तुमको सेटिस्फेक्शन हो गया, 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद फिर से भूल जाओगे, हो गया खत्म। तो इसलिए टाइमिंग सही रखना है। जो टॉपिक रनिंग है, और अच्छा बात यह है कि आकाश में भले ही वो तेज लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो लगभग वहां पर अगर तुम सिलेबस को मिस कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस लगभग साथ चल रहा है, तो भी काम चल जाएगा। फिजिक्स में तो एटलीस्ट हम ये बात बोल सकते हैं कि मान लो ठीक है, वहां आकाश में तो बहुत फास्ट चल रही है, एलन में वो बना रहे वो तेज चल रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा इस क्लास के भी पेस में अगर चलते हो तो मोर देन एनफ है। इसमें हम ऐसा नहीं कि बहुत स्लो पढ़ा रहे, हमको पता है कि हमको कब क्या खत्म करना है, कैसे खत्म करना है। हमने एक आउटलाइन तुम लोग को बताया भी था कि देखो यहाँ तक हम लोग का सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक आउटलाइन बनाया भी है, बल्कि तो बिल्कुल बराबर चल रहा है, कहीं कोई लैग नहीं है। फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म होएगा ही, और बहुत अच्छा टाइम देके खत्म होगा। पूरा अक्टूबर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जाएगा, तब भी हमारा सिलेबस टाइम पर खत्म होएगा। तो इसी तरीके से तुम लोग एक अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तुम खुद सोचो, वर्क एनर्जी पावर किस दिन स्टार्ट हुआ था, और आज मतलब अगर कोलिजन स्टार्ट हुआ है तो इसके पहले तक तुम्हारे पास टाइम था वर्क एनर्जी पावर के सारे क्वेश्चन करने का, लीप सॉल्व करने का। एक अच्छा टाइम मिलता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? करेंगे ही नहीं। 10 क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चन खुश, और जो करने वाले बच्चे होते हैं वही करते चले जाते हैं, और बाकी बच्चे उसको डिले करते हैं, बैकलॉग क्रिएट करते हैं जानबूझ के। 1-2 दिन से कोई दिक्कत नहीं होता, 1-2 दिन किसी ने ब्रेक ले लिया, 1-2 दिन कहीं चले गए, 1-2 दिन कहीं और बात हो गई, लेकिन डेली बेसिस पर अगर नहीं काम होगा तो ये सब लैग आएगा, और ये सब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो जो बच्चे 11-12 का कहानी समझ चुके हो, वो लोग अब मेहनत करना शुरू करो, सीरियस काम करना शुरू करो। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, हमको कल आफिया की मॉम ने बताया कि अभी परफॉर्मेंसेस का काफी इम्प्रूव हुआ। मतलब जब शुरुआत हुआ था क्लास 11th का, उस समय जो इसकी रैंकिंग थी, और हमेशा हम परफॉर्मेंस को रैंक से ही ऑब्जर्व करते हैं, मार्क्स से ऑब्जर्व करना ये बेवकूफ़ी है। तुम लोग भी, मैं एक बात तुम लोग को बोल देता हूँ कि तुमको अगर लगता है कि तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, तो इससे मार्क्स का कहीं कोई रोल नहीं है, रैंक का रोल है। अगर हमारा 10th रैंक आ रहा है और हमारा 9th आया, मतलब हमने अच्छा किया। बाकी मार्क्स 650 की जगह 620 भी आया तो चलेगा, क्योंकि हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग है। हर पेपर में कोई 720 नहीं ला सकता है। हो सकता है किसी पेपर में कुछ क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट चल गए और वो अच्छा से अच्छा बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया, तो उस समय 700 का स्कोर ही बहुत अच्छा स्कोर मान लिया जाएगा। जो बच्चा 650 पर रैंक ला रहा है वो 620 पर आएगा। रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। रैंक ऊपर नीचे अगर हो रहा है, ऊपर होना अच्छा है, नीचे होना बुरा है। अभी इसका 2nd रैंक आया तो रैंक इंप्रूव हुआ, मैंने बच्चे ने बहुत अच्छा किया। और ऊपर जैसे 10 से 8, 10 से 9 लाना आसान होता है, लेकिन टॉप 5 में अपना जगह बनाना या फिर उसमें इंप्रूव करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग देखो कि आपको रैंक इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। क्लास रैंक इंप्रूव होना सबसे बड़ा, कि हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इसका एक ही वो है, सबूत है, रैंक। क्योंकि तुम बाद में उन्हीं बच्चों से compete करने वाले हो। तुम कह रहे हो कि पढ़ रहे हैं और दूसरा तुमसे ज्यादा पढ़ रहा है, तो तुम्हारा पढ़ना फिर कम ही माना जाएगा ना।
अगर ज्यादा पढ़े होते तो तुम्हारा रैंक उससे बढ़ जाता, अच्छा हो जाता। तुम्हारा रैंक घट गया, मतलब उसने तुमसे ज्यादा पढ़ लिया। तो इसलिए अपना रैंक इंप्रूव करने का कोशिश करो। हर बार कोशिश करो कि रैंक हमारा और अच्छा है। जो मान लो फर्स्ट आ रहा है, वो गलती से भी उसका फर्स्ट पोजीशन नहीं मिस हो। जो सेकंड थर्ड आ रहा है, तो सेकंड थर्ड मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सेकंड थर्ड से क्या और ऊपर जा सकते। टॉप 5 में है तो क्या हम और फर्स्ट की तरफ जा सकते। गैप कितना हो रहा है मेरे और उसके स्कोर में, क्या वो हम उसको और मेकअप कर सकते। ये टेंडेंसी होती है बच्चों की। जो एस्पिरेंट होते हैं वो यही प्रयास करते हैं कि मेरे और 2-3 रैंक के ऊपर के बीच का जो नंबर का गैप है, ये और कम कर सकते क्या, और कुछ कर सकते क्या इसके लिए। और धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारा रैंक इंप्रूव होने लगेगा। जब तुम रैंक पर फोकस कर दोगे तो रैंक इंप्रूव होने लगेगा। और एक बार रैंक इंप्रूव होना शुरू हो गया तो यही एक्चुअल टेस्ट है, यही एक्चुअल गेम है। जो लोग पेरेंट्स बात करते हैं सर इसका तो 650 ही नंबर है, मैं मार्क्स पर बिल्कुल ही फोकस नहीं करता। रैंक पर फोकस करो, अपने आप मार्क्स इफेक्टिव हो जाएंगे। चलिए आज बहुत सारी बातें हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजन को ही कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो पेपर हमने बनाया है वो वर्क एनर्जी पावर का बनाया है, उसमें कोलिजन नहीं डाला है, पावर तक ही है उसमें। और इजी पेपर है, पिछला पेपर डिफिकल्ट था बोल के मैंने इस बार पेपर भी इजी रखा है। लगा तो एक पेपर और हम बनाएंगे जिसमें कोलिजन वर्क पावर एनर्जी आएगा, थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर। तो अगर ऑफलाइन होता है तो अच्छी बात है 4 तारीख को, नहीं तो फिर ऑनलाइन पेपर अपलोड कर देंगे, दे देना आप लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।